लोग प्लीज आप भी याद रखिए कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए ताकि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल सके, बहुत बार छूट जाता है। अभी रिकॉर्डिंग में ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग हो रहा है। बाबू मैं आप लोगों को 2 नोटबुक बनाने के लिए बोला था, अभी से 2 नोटबुक, कितना सारा किताब कॉपी बनाना है आप लोगों को, 2 नोटबुक चाहिए। और एक नोटबुक तो ऐसा रहेगा, एक नॉर्मली आपको जो इच्छा करे, ठीक है, आम इमली कटहल जो बनाना है, जैसे बनाना बना लो, ठीक है, नॉर्मल एक कोई भी ले लो, ठीक है। और दूसरा नोटबुक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, जो आप याद रखना अप टू याद रखना जो आपका अप टू अभी से लेके फर्स्ट सेकंड क्लास तक चलना चाहिए, अप टू सेकंड क्लास टू फर्स्ट क्लास तक चलना चाहिए, ऐसा नोटबुक चाहिए। यानी मैं जो नोट आपको करवाऊंगा, जितने भी नोट्स आपको क्लासेस में मिलेगी, ये पूरा का पूरा फर्स्ट और सेकंड क्लास एग्जामिनेशंस में भी आपका काम आएगा। सेकंड क्लास में तो इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मैं जितना आपको पढ़ा दूंगा सेकंड क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जितना नोट्स होगा उतना सीएमआर अपडेटेड सर्कुलर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। सेकंड क्लास के लिए नोट सफिशिएंट है। हाँ, फर्स्ट क्लास के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा, कुछ आपका लेसन पार्ट, कुछ अलग टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे लोग अभी भी जुड़ नहीं पाए, मैसेज कर रहे हैं, यार काहे नहीं जुड़ता यार, तुम लोग इतना बार बोल देते, तुम लोग कैसे करता है? पेंडिंग बोल रहा है। यार मैं आप लोगों से बोल देता हूँ, जो क्लास में जुड़ेंगे ना शुरू से उसी के लिए, यार ये बीच बीच में मैसेज करो तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ, आप लोग ऐसे करोगे चलेगा? हाँ, मुझे पढ़ाने में तो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, मेरे पास कोई नोट नहीं, कॉपी किताब कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ आता हूँ वो पढ़ाने के लिए, आप ऐसा करोगे तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा ना, आप बताओ। सब लोग मैसेज करते हो, हम शुरू से समझा देते हैं कि ऐसा क्लासेस होती है, तो वही हाल है। ठीक है, जिसका क्लास नहीं जुड़ पा रहा ना, भी ऑप्शन नहीं आ रहा जुड़ने का, ठीक है, अब हम लोग बाद में बात करेंगे, जाओ जिसका जुड़ा अपना समझो, थोड़ा देर के लिए तुम लोग बात बोल बनाओ। हम क्या करें बताओ, तुम लोग पहले से जुड़ना नहीं है, मैसेज कर देता हूँ, सारा कुछ पहले से देखता हूँ है नहीं, अचानक से याद आता है सर जुड़े नहीं है, अरे यार कैसे हो रहा है? लाइट को कहाँ लगाए? कैमरा स्कैन कर रहा है ना, तो लाइट कहाँ लगाए, कहाँ दे लाइट जो अच्छा लगेगा? ठीक है, ये रहने देता हूँ, ठीक है, तो लाइन कटा हुआ है। तो अभी बाबू हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जानेंगे क्या 2 नोटबुक चाहिए, तो मैं बताया पहला नोटबुक ऐसा होना चाहिए, आम में कटहल कुछ भी चलेगा, और जो सेकंड नोटबुक होगा डियर स्टूडेंट्स, वो नोटबुक थोड़ा स्पेशल टाइप्स का होगा, कम से कम देख लो आप लोग सबको थोड़ा सा इतना मोटा होना चाहिए, देख लो इतना मोटा, इसका आधा भी चलेगा, इससे थोड़ा कम भी चलेगा, इसका 50% चलेगा, ठीक है, मोटा मोटे कम से कम 200-250 पन्ना होना चाहिए, एक डायरी में नहीं काम होगा, इतना मोटा नोटबुक आपको लेकर रखना पड़ेगा, इतना मोटा नोटबुक चाहिए, ठीक है, सब हम लोग फिलअप करेंगे, सारा चीज के बारे में जानेंगे, इसी में आपका पूरा माइनिंग समझ जाएगा, सारा का सारा माइनिंग इसी में आ जाएगा। चलो अब क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात आप लोग याद रखना, मेरा लिखाया हुआ नोट्स को आप कहीं पर पब्लिश किसी का शेयर नहीं करोगे, अगर कहीं कोई पब्लिश या कुछ भी करता हुआ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह पाया जाता है तो उसके खिलाफ लीगली एक्शन होगा, क्योंकि वो कॉपीराइट आप नहीं कर सकते। चलो क्लासेस को अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, लास्ट क्लास में कुछ सवाल जवाब हो जाता है, चलिए आपको बताना डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कोयला जो फॉर्म हुआ था, कोयला फॉर्म हुआ था, तो कोयला का जो फॉर्मेशन वुड से हुआ था, वुड से पहला जो स्टेज था कोल फॉर्मेशन का क्या था, वुड से जो कोयला बना था पहला, जो वुड से क्या था, वुड से क्या बना था, वुड से मेरा क्या बना था, वुड से मेरा क्या बना था वो वुड, वुड से क्या बना था मेरा पीट, क्या बना था मेरा पीट, तो पीट जो पीट मेरा बना, इसका बीच का ये जो प्रोसेस है, इसको जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है बाबू, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वुड से जो पीट का फॉर्मेशन हुआ ना, इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, वुड से जो पीट का निर्माण हुआ, इस फॉर्मेशन को केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, क्या बोलते हैं बाबू, कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन मतलब कार्बनीकरण, ठीक है, क्या बोलते हैं कार्बनीकरण। जो लकड़ी है वुड, इसका केमिकल रासायनिक फॉर्मूला क्या है, जो लकड़ी हम लोग वुड बोल रहे हैं, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, नाम बताओ जल्दी से, ये जो वुड है ना, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, उसका नाम क्या है, सेलुलोज, इसको क्या बोलते हैं बाबू, सेलुलोज।
सेल्यूलोज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सेल्यूलोज। फॉर्मूला क्या आता है C6H10O5, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका कार्बनीकरण करते करते क्या बन गया मेरा, पीट बना। पीट के बाद क्या बनता है, पीट के बाद क्या बनता है मेरा, पीट के बाद क्या बनता है, पीट के बाद क्या बना है, पीट के बाद क्या है, ये सब बेसिक चीजें हैं। थोड़ा सा क्लास में 2-4 मिनट डिस्कशन करूंगा, फिर मैं मेन टॉपिक में आऊंगा, ताकि क्या हो कि बाकी बच्चे जो जुड़े नहीं जुड़ जाए, ठीक है। लिग्नाइट, लिग्नाइट, फिर लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, और फिर क्या लास्ट स्टेज क्या है ये। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है ये जो 4-5 टाइप का पोल देख रहे हो, इसमें सबसे पहले अगर आग लगना होगा तो किसमें लगेगा, वुड, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। अगर सबसे पहले आग लगना होगा तो किसमें आग लगेगा, पहले आग किसमें लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले आग किसमें पकड़ेगा, वुड, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा आग सबसे पहले किसमें पकड़ेगा। बाबू नोट कर लो, आप लोगों का बच्चों का 90% आंसर गलत हो गया। पिट, जो सबसे लो ग्रेड का कोयला होगा ना, लिग्नाइट, दैट इज लिग्नाइट, लिग्नाइट में सबसे पहले कोयला पकड़ेगा। पिट तो इंटरमीडिएट स्टेज होता है, सबसे पहले जो कोयला में आग पकड़ेगा वो किसमें पकड़ेगा, लिग्नाइट में पकड़ेगा, ठीक है, लिग्नाइट में, लिग्नाइट में सबसे पहले पकड़ेगा। पिट कोयला का स्टेज तो है ही नहीं, लिग्नाइट से स्टार्ट होता है, लिग्नाइट जो है ना, लिग्नाइट में पहले पकड़ेगा। अब ऐसा क्यों, मैं बता देता हूं, आप लोग नोटिस करना। असम का जो कोलफील्ड जो है, असम में कोलफील्ड, उसमें, ठीक है, उसका जो आप देखोगे उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कम होता है, ठीक है। हमारे यहाँ का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ज्यादा होता है। हमारे माइंस, जिस माइंस में मैं हूँ वहां पे, उसमें क्या होता है, उसमें कोल ग्रेड क्या है, वहां का वासरी 2 ग्रेड कोयला है, ठीक है, हाई कार्बन परसेंटेज है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 महीना। बिटुमिनस, रानीगंज कोलफील्ड्स का, जिसका जिसका आपका क्या बोलता है, इंक्यूबेशन पीरियड केवल 9 महीना। तो आप बताओ, ज्यादा कार्बन होने से क्या होता है, कोयला में आग देरी से पकड़ता है। लेकिन एक बात इसके साथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर है बाबू, आग तो धीरे से पकड़ेगा, देर से पकड़ेगा, लेकिन अगर एक बार आग पकड़ लिया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बुझा नहीं पाओगे। इसका जीता जागता उदाहरण है बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल में आप जाके देखिए, उसमें 80 to 90% माइंस में फायर आपको मिलेगा, और वो आग ऐसा पकड़ा हुआ है कि उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो होता है, सबसे कम ग्रेड का जो कोयला होगा उसमें पहले होगा, आग उसमें पहले कैच करेगा, और जो हायर ग्रेड का कोल होगा उसमें कम देरी से कैच करेगा, लेकिन आग लगने से ज्यादा देर तक जलता हुआ रहेगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में अगर एक बार आग पकड़ा तो बहुत देर तक जलता हुआ रहेगा, पीठ में आग पकड़ेगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। एक होता है आपका, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम लोग 4 तरह के केमिकल कंपोजिशंस के बारे में पता करते हैं हम लोग, कार्बन में क्या क्या है, मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एश और कार्बन। इन 4 चीजों को पता चला किया जाता है, और इसके साथ होता है दैट इज सीपीटी। तो सीपीटी और ये दोनों एनालिसिस करके पता किया जाता है कि किसमें मतलब कोयला में कार्बन कितना है, ठीक है, कोयला में एश कितना है, मॉइस्चर कितना है। तो उससे क्या होता है, जिसमें ज्यादा होगा ना वो जल्दी फायर कैच करेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट्स कि लिग्नाइट जो होगा ना, लिग्नाइट कोल में जल्दी कैच करता फायर, और एंथ्रासाइट में देर से कैच करता फायर। ये सब बेसिक सवाल है, आप एग्जाम में सोच के आओगे हम तो सही मारे हैं, पर आपको पता चलेगा आने के बाद घर कि आप गलत कर दिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ऐसा ऐसा कौन सा रास्ता है जो सरफेस से लेकर कोल सीम तक जाती है और वर्टिकल होती है। सरफेस से लेकर कोल सीम तक कनेक्ट करने वाली ऐसा कौन सा रास्ता है जो वर्टिकल होती है। सरफेस से लेकर कोल सीम को टच करने वाली वर्टिकल रोडवे को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कनेक्शन को क्या बोलते हैं। सरफेस से लेके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल। देखो टर्म मेरा क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल। लंबवत, लंबवत मतलब सीधा, वर्टिकल मतलब सीधा। सीधा रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, जो सरफेस से लेके कोल सीम तक कनेक्ट होता है, कोल सीम को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। कल का टॉपिक का पार्ट था शाफ्ट। अगर यही वाला इंक्लाइन रोड में रहेगा, अगर ये वाला इंक्लाइन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लाइन। अगर मान लो ये जो शाफ्ट है, ठीक है, अगर शाफ्ट सरफेस तक एक्सटेंड नहीं है, केवल 2 पोल सीम को आपस में कनेक्ट कर रहा है, अगर कोई शाफ्ट 2 पोल सीम को आपस में कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से नाम बता दो, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बाबू, स्टेपल पिट। स्टेपल पिट। अब मेरा पेन चलना स्टार्ट हुआ है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेपल पिट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टेपल पिट। वेरी गुड। और यही वाला इंक्लाइन अगर हो जाए, ठीक है, यही वाला अगर इंक्लाइन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो दो पोल्स इनको कनेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। अगर कोई हिली एरिया में डिपोजिशन है, ठीक है, अगर कोई मिनरल का डिपोजिशन हिली एरिया में है और उसमें हॉरिजॉन्टल रास्ता बना के हम लोग जा रहे हैं, उस रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से रिप्लाई दो, जल्दी से रिप्लाई दो। एडिट में डायग्राम बना दे रहा हूं, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो। रिप्लाई फास्ट आना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूं, आपका आंसर टाइप हो जाना चाहिए वहां पे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, एक रास्ता, एक माइंस है, ठीक है, जो बहुत गहरा है, ठीक है, हम चाहते हैं उस रास्ते में गाड़ी लेकर जाएं, ठीक है, उस रास्ते में क्या लेके जाए? गाड़ी लेके जाए। उस माइंस का लाइफ बहुत ज्यादा है, उसमें हम लोग इस तरह से रास्ता बना बना के हम लोग जा रहे हैं नीचे तक, ठीक है, इस रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से रिप्लाई दो। दैट इज कॉल्ड क्या? व्हाट? दैट इज कॉल्ड डेक्लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग? डेक्लाइन। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डेक्लाइन बोलते हैं। तो ये सारा क्या था? मोड ऑफ एक्सेस था, जो रास्ता तक हम लोग पहुंचते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्लाइन बोलते हैं। चलो अब बताओ, जीएसआई का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसआई? जीएसआई का पूरा नाम क्या होता है? कल का क्लास में मैं सारा चीज बताया हूं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीएसआई? ठीक है, कोल इंडिया एक ऐसी कौन सी कंपनी है जो काम वही करती है जो जीएसआई करता है? कोल इंडिया उस कंपनी का नाम बता दीजिए जो सेम काम करता है जो जीएसआई करता है। कोल इंडिया का वो कौन सा कंपनी है जो सेम काम करता है जो जीएसआई करता है? जीएसआई जो काम करता है वही काम कोल इंडिया कंपनी करती है। वेरी गुड। यहां पर डी का मतलब सीएमपीडीआईएल, सीएमपीडीआईएल जीएसआई का काम करता है, लेकिन डी का मतलब यहां पर क्या है? सीएमपीडीआईएल में डी वर्ड का पूरा नाम क्या है? सीएमपीडीआईएल में डी का वर्ड का पूरा नाम क्या है? सीएमपीडीआईएल में डी वर्ड का पूरा नाम क्या है? डी वर्ड का पूरा नाम क्या है? डिजाइनिंग, नॉट डिजाइन। डिजाइनिंग है, क्या है? डिजाइनिंग। आप लोग जो डिजाइन लिख रहे हो गलत है, ठीक है, डिजाइनिंग वर्ड होगा, डिजाइनिंग। उसको मैं क्या लिखा है? डिजाइनिंग। ठीक है, सेंट्रल माइंड, ठीक है, सेम पेड एलिमेंट जो डी वर्ड है उसका नाम क्या है? डी फॉर डिजाइनिंग है। अब डिजाइन लिख रहे हो तो गलत है। सीसीएल 2018 में पूछा था सी का पूरा नाम क्या है? एक मेरा दोस्त चेन्नई मार के आया था। ठीक है, सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, पूरा नाम क्या है? सेंट्रल माइंड प्लानिंग डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, उसको बोलते हैं हम लोग। सेम पेडियल का पूरा नाम क्या है? ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब जीएसआई कहीं पर होल करता है और उसको यहां से कुछ निकालना होता है, कुछ कुछ रॉक का पीसेस को निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस रॉक का पीस का नाम क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो रॉक का पीस निकालता है, इसको टेस्टिंग के लिए क्या है, नहीं है, इस रॉक का पीस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड कोर। इसको क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर। और ये जो वर्किंग है जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसके थ्रू कोर को निकाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? कोरिंग। दो तरह का होता है, एक होता है बोरिंग होता है, कोरिंग होता है। बोरिंग में कोर सैंपल नहीं मिलता, लेकिन कोरिंग में कोर सैंपल मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजों का याद रखिएगा। थोड़ा डिस्कशन क्लास चल रहा है, पुराना वाला जो मैं पढ़ाया हूँ उस पर बातचीत हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट बात को जाना जाता है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे डियर स्टूडेंट्स बताओ, जो जब कोई कोयला सीम, ठीक है, सरफेस के नजदीक आ जाए, सरफेस के नजदीक मिलने वाला कोल सीम को क्या बोलेंगे? अगर कोई कोल सीम क्या हो, वो अगर सरफेस के आसपास वाले क्षेत्र में वहां पर मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ओपन कास्ट बोल रहा क्या भाई, सरफेस के पास अगर कोई कोल सीम मिलता है, सरफेस के पास अगर कोई कोयला सीम एक्सटेंड होकर पहुंच जाता है, इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जगह को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड आउटक्रॉप। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? आउटक्रॉप। कल का क्लास में सारा टॉपिक पढ़ाया हूं, समझाया हूं अच्छे से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटक्रॉप। तो जहां पर आउटक्रॉप होता है, जिस जगह पर हम लोग आउटक्रॉप होता है, वहां पे किस तरह का माइनिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है? आउटक्रॉप के पास किस तरह का माइनिंग मेथड को स्टार्ट करते हैं? आउटक्रॉप के पास किस तरह का माइनिंग मेथड के स्टार्ट करते हैं? वेरी गुड। कौन सा माइनिंग मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग आउटक्रॉप के पास? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन कास्ट। ओपन कास्ट माइनिंग मेथड को स्टार्ट करता है आउटक्रॉप के पास हम लोग जनरली। आउटक्रॉप के पास क्या होता है? ओपन कास्ट माइनिंग मेथड स्टार्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो अब। ठीक है, अब अगर मान लो कि ओपन कास्ट करते करते ये बाउंड्री खत्म हो गया और हमको यहां से कुछ और माइनिंग मेथड एड करना है, लेकिन अंडरग्राउंड नहीं। अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट का बीच का माइनिंग मेथड को क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट का बीच का माइनिंग मेथड को क्या बोलते हैं? दैट इज क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाई वॉल माइनिंग मेथड। क्या बोलते हैं उसको? हाई वॉल माइनिंग मेथड। क्या बोलते हैं? हाई वॉल।
ये सब टॉपिक मैं फिर से पढ़ाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो आज फिर क्लास में होगी, थोड़ा थोड़ा देखिएगा, शॉर्ट में बताऊंगा जरूर, लेकिन बताना पड़ेगा। इसको हम लोग हाईवल बोलते हैं, ठीक है, हाईवल। और हाईवल भी जहां पे हाईवल का भी रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाईवल के बाद क्या होता है, अंडरग्राउंड। वेरी गुड। अब बताओ, ओपन कास्ट का वह पॉइंट जहां पर लॉस और प्रॉफिट, जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओपन कास्ट का वह कौन सा पॉइंट है जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं बाबू? ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, BESR, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, क्लास में ऐसा कोई पॉइंट्स जो आप नहीं समझ पाए होंगे, नहीं कुछ हो पाया होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू कि प्लीज 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 उसका नोट्स करके आप कॉपी में कहीं पर साइड में ना रफली लिख के रखो, कि जब मैं बोलूंगा प्लीज अपना सवाल पूछिए, तो आप उस समय उसको टाइप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? सुनो, एक लड़का का मैसेज है अविनाश का, सर इट इज नेसेसरी दैट द अक्टूबर मेथड we have to always to go for the high wall mining, or at the some cases we can directly go for the underground mining method. It is necessary that after the October method we are for the high wall mining. हाँ सही है, चलो मैं समझ नहीं पाया यार आपकी बातों को, चलो ठीक है, तुम्हारी बात जो भी थी पूरी तरह नहीं समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बाबू, जो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो में जो कोल का यूनिट क्या होता है? कोल का यूनिट क्या होता है? स्ट्रिपिंग रेशियो का फॉर्मूला में कोल का यूनिट, कोल किस यूनिट में देखा जाता है? कोल का यूनिट सिर्फ बता दो, कोल का यूनिट क्या होता है? वेरी गुड, कोल का यूनिट क्या होता है? टन। और ओबी का यूनिट क्या होता है? ओबी का यूनिट किस यूनिट में ओबी को मापते हैं हम लोग? ओबी का यूनिट जल्दी से क्या होगा? ओबी की यूनिट, वेरी गुड, ओबी का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। यानी पर टन कोल निकालने के लिए कितना मीटर क्यूब ओबी को हटाना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग रेशियो। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक, और जहां पर ये नो लॉस नो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। कल हम लोग ये सारा चीज सीख लिए थे, जान गए थे। आज का टॉपिक का, कल का टॉपिक का मोटा मोटी बात था, सब खत्म हुआ। अब हम लोग नया अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इस बीच अगर किसी का कोई भी मन में डाउट है, कोई सवाल है, तो प्लीज आप मैसेज करके पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी बातें अगर आपको सब समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। साउंड इंक्रीज कीजिए, साउंड इंक्रीज नहीं हो रहा है, देखो आप साउंड डिम्पल रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या है? बेस्ट को फिर से बताइए। अब स्पेलिंग क्या लिखा है यार? जो प्रॉब्लम होगा बताइए, उसको ठीक कर दिया जाएगा। बाबू बताओ, यहां तक सब चीज समझ में आया? अब नेक्स्ट में आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो जो प्रॉब्लम होगा बताना, उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग इसके बाद अपना टॉपिक पे आते हैं। अब सवाल किसी का नहीं है, मैं समझ गया। अब मैं अपना टॉपिक पढ़ा सकता हूं, मैं अपना टॉपिक पे आता हूं, जो मुझे पढ़ाना इसके लिए मैं आया हूं, उस पर मैं आता हूं। जय, जहां पे आप देख रहे हो ना क्लास में, बाबू बाकी लोग भी ना, जो बच्चे सवाल पूछते हैं उसको थोड़ा रिप्लाई करके बता दिया कीजिए। बाकी लोगों को जय दिक्कत नहीं हो रहा, आप नेटवर्क में आ जाइए, फिर एक बार ऑन ऑफ करिए ना, फिर से हो जाएगा ठीक। जिसका दिक्कत होता है ना वीडियो रिकॉर्डिंग में, वो एक बार ऑन ऑफ कर ले, हो जाएगा ठीक, ठीक है? हाँ, हाईवल माइनिंग बताऊंगा सर, बॉक्स कट, ओपन कास्ट, हाँ जो भी ये सब टॉपिक है ना, देखो एक्चुअली दो तरह का सवाल होता है, एक होता है रिलेटेड टू द टॉपिक, एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स। आप जो सवाल पूछ रहे हो बॉक्स कट, वो ओपन कास्ट का मेथड का पार्ट है, हम लोग उस पर पूछेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में पूछना, क्लास के एंड में बता दूंगा बॉक्स कट क्या होता है। अभी एक्चुअली मैं प्लानिंग करके आया हूं, अभी मैं जो बताया ना, जो पढ़ाया ना अभी, उसमें अगर कोई सवाल नहीं समझ में आए तो वो पूछो, एक्स्ट्रा मत पूछो। अभी लास्ट में ना आप अपना एक्स्ट्रा सवाल पूछना, ताकि बाकी बच्चे को उससे कोई परेशानी ना हो। बाकी बच्चे सोने चले जाएंगे, क्लास एंड हो जाएगा, मैं बोलूंगा क्लास खत्म, बाकी बच्चे चले जाएंगे, आप आराम से अपना सवाल पूछना, क्योंकि आपका सवाल केवल आपके लिए है ना पर्टिकुलर, बाकी लोगों को पता भी नहीं उसके बारे में, तो इसलिए आप उस समय अपना सवाल पूछना, अभी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, ठीक है? रैंक ऑफ पोल, टाइप ऑफ पोल, इंक्लिनेशन ऑफ पोल, डेप्थ वाइज पोल का टाइप्स कितना होता है, हर चीज को हम लोग देखेंगे बाबू, डोंट वरी, आप पेशेंस रख के सिर्फ क्लास करो। क्लासेस में ना मैं बताया ना, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टेज 1 में हो, केवल बेसिक चीज समझाई जा रही है, एमसीक्यू आप नोट्स नहीं देखे, मेरा नोट्स का हर एक पॉइंट्स ना, हर एक चीज ना पॉइंट वाइज होती है, ठीक है? आपको हर चीज को पॉइंट में मिलेगा, आपको कभी भी थिन सिम का डेफिनेशन, थिक सिम का डेफिनेशन नहीं मिलेगा, आपको सीधा पॉइंट मिलेगा, तभी 6 से 8 महीने में क्लास खत्म हो जाती है।
जब मैं आपको लिखाऊंगा होल रोड के बारे में तो होल रोड का पॉइंट होगा। जब मैं आपको डीप होल ब्लास्टिंग लिखाऊंगा ना तो डीप होल ब्लास्टिंग का केवल पॉइंट होगा। जैसे डीप होल ब्लास्टिंग का डेफिनेशन में उसका क्या है, डीप होल ब्लास्टिंग का परमिशन हेडिंग रहेगा फ्रॉम डीजीएमएस, ठीक है, डीप मोर देन 3 मीटर, डेंजर जोन 500 मीटर, इस तरह से रहेगा पॉइंट। मैं सवाल नहीं दूंगा आपको, क्योंकि सवाल जवाब से क्या होता है ना, टाइमिंग बहुत खत्म होता है और डेटा इधर उधर रहता है। लेकिन आप जब एक साथ लिखते हो ना तो कंपैरेटिवली आपको याद होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वेस्ट थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हम लोग थोड़ा माइनिंग मेथड को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जानते हैं। कल का क्लास तो ऐसे कट गया था, आज फिर से कल का क्लास में जाते हैं और जानते हैं। देखो, तो जब मेरा कोयला सिंक, देखो जब हम लोग माइनिंग मेथड स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि माइनिंग हम लोग गए और माइनिंग को सीधा स्टार्ट कर दिए, तो 4 मशीन लगा दिए, डंपर ले आए और खोदने लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। कल जो बेसिक बात बताया था उसी बात से स्टार्ट करेंगे सारा का सारा चीज। तो सबसे पहले क्या होता है बाबू, सबसे पहले होता है जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। क्या करती है, सर्वे करती है उस जगह का। कल मैं क्या बताया था कि जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजी सर्वे करती है, सर्वे करके बताती है कि इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे किस तरह का कोयला मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो मिलने का उम्मीद कितना है। तो उसके लिए होता है जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो हम उदाहरण दिए थे कल बहुत अच्छा, आज उसी उदाहरण से समझाएंगे तो मजा आ जाएगा। देखो, एक मान लो मेरा रानीगंज है, ठीक है, और एक मेरा झरिया है, धनबाद में मान लो, तो चलो धनबाद, ठीक है, झरिया नहीं धनबाद। तो रानीगंज में क्या होता है, मैं देखा रानीगंज में जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि यहाँ प्लांट कैसा है, पेड़ पौधा कैसा है, जंगल है ना क्या है, इसका पेड़ का बनावट कैसा है, मिट्टी का बनावट क्या है, भू आकृति कैसा, नदी क्या है, नदी किस तरह डायरेक्शन में बहती है, सारे चीज को स्टडी करते हो, ठीक है। अब धनबाद में भी देखते हैं कि उसी तरह का पेड़ पौधा, उसी तरह का मिट्टी, उसी तरह का जंगल है, उसी तरह का वनस्पति, सारी चीज उसी तरह का है। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर रानीगंज के अंदर अगर कोल है, अगर यहाँ पे मेरा कोयला मौजूद है, तो धनबाद के भी नीचे, जमीन के नीचे क्या हो सकता है, कोयला हो सकता है। यहाँ पे प्रूव्ड है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट एक अनुमान है। अब क्या होता है, अब जियोलॉजी की जो टीम होती है ना, जैसे CMPDIL हो गई, GSI हो गई, ये सारी टीम क्या करती है, धनबाद में, धनबाद आएगा ये लोग, और धनबाद आने के बाद धनबाद का पूरा क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ग्रिड में। इस तरह का क्या करेगा, ग्रिड बना देगा, प्लान पे ग्रिड बनाएगा, ठीक है। अब प्लान पे ग्रिड बनाने के बाद अब वो लोग क्या करेगा, मान लो 10-10 किलोमीटर पे प्लान पे ग्रिड बना रहे, इस तरह से हर एक ग्रिड लाइन का दूरी दूसरा लाइन से कितना है, 10 किलोमीटर दूर है मान लो। तो इस तरह से क्या करेगा ना, अब ये जो प्लांट ये प्लॉट किया है, प्लांट जो अपलोड किया ना, यहाँ पे क्या करेगा, बोरिंग करवाएगा, वो बोरिंग करके देखेगा कि इस बोरिंग में कोयला मिल रहा है कि नहीं। वाह, सही समय पे लाइन आया है। लाइन कटा हुआ था पहला वाला, इन्वर्टर के साथ कनेक्शन नहीं था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अब देखो, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, ये जो तुम आप पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पिक्चर में आप जो देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट मान लो बोरिंग करवा रहा है, तब बोर होल का मैं नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से। तो मान लेते हैं कि 3 नंबर 4 नंबर वाला में नहीं, सीधा 5, 6, 7, 8 नंबर का जो बोर होता है ना, यहाँ पे जाके ये जो बोर होल है मेरा, इसी में कोयला मिल गया उसको। इसमें क्या मिल गया, कोयला। एक बोर होल से दूसरा बोर होल, यहां से इधर, दोनों तरफ का दूरी 10-10 किलोमीटर पे कर रहे थे हम लोग, 10 किलोमीटर, एक दो नहीं 10 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे कर रहे थे। तो 8वां बोर होल में मिला, तो 8वां बोर होल में मिला, इसका मतलब इसके आसपास का क्षेत्र में कोयला हो सकता है। अब इधर दूरी कितना, 10 किलोमीटर, इधर दूरी कितना, 10 किलोमीटर, इधर दूरी 10, इधर दूरी 10। तो जिसमें मेरा मिला उस पार्ट को लेके, ठीक है ना, अब उसमें क्या होता है, 1 किलोमीटर में फिर से ग्रिड बनाना होता है, इस तरह से फिर से ग्रिड बनाते हैं 1 किलोमीटर पे, ठीक है, इस तरह से ग्रिड बनाते हैं। तो जो 10-10 किलोमीटर था अब 1 किलोमीटर में आ गया मेरा। अब वो जो ग्रिड बनेगा, अब इस 1 किलोमीटर में बोर होल लगेगा, मतलब ये जो एरिया था ना, इसी एरिया में अब क्या होगा, इस एरिया को थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूं नीचे में। तो इस एरिया में क्या होगा ना, अब इस एरिया में मेरा बोर होल लगेगा 1 किलोमीटर पे। अब बोर होल तुम 1 किलोमीटर में लगाओ। अब जैसे ही तुम बोर होल लगाओगे ना, तो तुमको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। पहला क्या मिलेगा मैं समझा देता हूँ, देखना ध्यान से। अब यहां से मेरा माइनिंग स्टार्ट हो रहा है, समझ लेना, यहाँ से बेसिक आइडिया तो ऐसे क्लियर हो जाए, किसी को समझा भी पाओगे। ध्यान से देखो, अब जब 1 किलोमीटर पे आप लगाए ना, तो एक बोर होल से दूसरा बोर होल कितना दूर, 1 किलोमीटर दूर। तो आपको प्रूफ हो गया कि हाँ, इसमें कोयला कहाँ है, कितना एरिया में है। तो यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। तो आप एक रफली एक प्लान तो ड्रॉ कर सकते हैं ना भाई, इस क्षेत्र में मेरा कोयला है, जहां जहां मेरा मिला मान लो ड्रॉ कर दिया तुम, कितना क्षेत्र में मेरा कोयला है, जिस जिस जगह मिला, ठीक है, इतना में मेरा कोयला है। तुमको समझ में आ गया इतना कोयला है। तो कितना किलोमीटर इधर हो गया, यहाँ से 1, 2, 3, 4, लगभग 5 किलोमीटर इधर हो गया आपका 5 किलोमीटर लगभग, और ये वाला मोटा मोटी 3 किलोमीटर लगभग, 5 और 3 किलोमीटर क्षेत्र में आपको कोयला फैला हुआ, ठीक है। अब इसके साथ जब आप बाबू बोर होल करोगे ना, जब आप बोरिंग करके निकालोगे ना, तो इसके साथ आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा जो कोयला है उसका गहराई कितना है। ये तो आम बात है, जब आप बोर करते तो पानी कितना गहरा निकलता नहीं पता चलता है, तो कोयला कितना गहरा में मिलेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो मान लो ये मेरा कोयला का सिंक था, ठीक है, देखो, और आप बोरिंग कहां से कर रहे थे, यहां से कर रहे थे। मैं एक बार वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाता हूं, तब समझ में आएगा। कुछ लोगों का मैसेज आया है,
चलो मैसेज मत करो, अब मुझे पढ़ाने दो, ठीक है, बिना मतलब का मैसेज मत करना, ध्यान से देखो। तो अब बाबू क्या है बाबू, यहाँ पे जैसे क्या है ना, यहाँ पे मेरा सरफेस था ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे मेरा क्या था, कोयला का सीम था, ये मेरा क्या है, कोयला का सीम है। देखो सब चीज पता कर लेंगे हम लोग। अब बोरहोल जब किए ना, तो एक बोरहोल आप लगाए थे यहां से, एक बोरहोल आप ऐसे किए थे, दूसरा बोरहोल आप यहाँ किए थे 1 किलोमीटर दूर, तीसरा बोरहोल आप यहाँ किए थे 1 किलोमीटर दूर। तो आपको यहां से क्या क्या पता चलेगा, जैसे बोरहोल कोयला को क्रॉस करेगा आपको पता चले इसका मोटाई कितना है। जैसे जो ये बोरहोल है ना, मैं इसको थोड़ा पास में ले आता हूँ, हाँ देखो ये जो बोरहोल है ना, आप देखो ये बोरहोल जैसे ना, इसको आप जैसे कोयला सीम को पार करेगा ना, तो पता चलेगा इसका थिकनेस कितना है, T1 है। यहाँ पर थिकनेस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जो थिकनेस होगा यहाँ पर भी इसका थिकनेस मिल जाएगा। तो आप देखोगे कोयला क्या है, मेरा थिकनेस मिल गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो गहराई था बोरहोल का, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं जो गहराई था मेरा, जो डेप्थ था मेरा D1 था, यहाँ पर मेरा D2 था और यहाँ पर मेरा D3 था। एक तो डेटा दे देता हूं, समझने के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं मान लेता हूं यहाँ पर मिला मेरा 40 मीटर, यहाँ पर मिला आपका 60 मीटर और यहाँ पर मिला मेरा 80 मीटर, मान लेते हैं, ठीक है, 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर। तो इससे क्या पता चला कि सीम का डिप का डायरेक्शन किधर है। अगर मान लो इधर मेरा क्या है, मान लेते ईस्ट है, मान लेता हूं मैं ईस्ट है, तो सीम का डिप किधर है, ईस्ट की ओर है। एक बात पता चल गया, यानी जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर जाओगे सीम गहरा होते जाएगा, और जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर जाओगे सीम सरफेस के नजदीक मिलेगा आपको। जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर जाओगे तो सीम क्या होगा, सरफेस का वैसे करीब में मिलेगा, सरफेस के पास मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर आपको 10 मीटर में ही मिल जाए, ठीक है, आपको 10 मीटर में मिल जाए। तो इस तरह से आप क्या किए, एक अनुमान लगाया कि सीम का मेरा गहराई क्या है, ठीक है, और क्या पता चल गया आपको ये। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पता करेंगे, हम लोग पता करेंगे इसका डीप, इसका एंगल कितना है, ये कितना एंगल पे ये झुका हुआ है, इसका जो एंगल है ना, कितना एंगल पे झुका हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस पोजीशन से। इसका डेप्थ कितना निकाल लो, ठीक है, इसका गहराई कितना निकाल लो, इसका वर्टिकली गहराई कितना था इतना निकाल लो, ठीक है। आपको यहां से इसका दूरी आपको मिल जाएगा, यहां से कि ई बोरहोल से ई बोरहोल का दूरी कितना है। तो मान लेता हूं मैं इस बोरहोल से इस बोरहोल का जो दूरी था, मैं अंदाजे मान लेता हूं, मान लेते 800 मीटर था, ठीक है, 800 मीटर। और टोटल गहराई कितना बढ़ गया, यहां से यहां आने में, यहां पे था 10 मीटर, यहां था 80 मीटर, तो टोटल गहराई कितना हो गया 70 मीटर। यानी 70 मीटर 70 मीटर का डिफरेंस, 70 मीटर नहीं होगा वैसे, ठीक है ना, 70 मीटर बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, 80 जो लिख दिया ना मैं, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया हूं मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20, इसको कर देता हूँ 30, इसको कर देता हूँ 40, ठीक है। तो देखो, तो यहां से 10 से कितना हो गया, बढ़ा कितना, या 30 मीटर आपका बढ़ गया। तो इसका मतलब हो गया कि 30 मीटर गहरा हुआ कब, 30 मीटर गहरा हुआ कितना मीटर जाने पे, 800 मीटर जाने पे। तो 1 मीटर कितना होगा, 800/30। जो डेटा आएगा ना वही होगा आपका, क्या होगा, उतना ही होगा आपका, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, 1 in that, जो बोलते हैं 1:that। तो उतना 1:that रेशियो में आपका क्या है, सीम का इंक्लिनेशन। 10, 12, 15, 20 जो भी है उतना ग्रेडियंट है आपका सीम का, वो क्या मिला, ग्रेडियंट। तो यहां से आप जो किए, यहां से आपको क्या निकल गया, एक ग्रेडियंट निकल गया। और यहाँ तो एक काम करके इसको 900 कर देता हूं, ठीक है ना। तो 900 करेंगे तो 900 से काटेंगे ना 30 को, कितना बार में कटेगा, 0 0, 3 से काटोगे तो कितना, 30 बार में। तो 1 in 30 ग्रेडियंट में आपका क्या कोल सीम है मेरा, मतलब 30 मीटर अगर आप जाओगे तो 1 मीटर करके गहरा होता जाएगा सीम। देखो इसको हम लोग काटे ना, मैं मान लिया 900 मीटर, क्योंकि 30 था ना, आसानी से कट जाएगा ये। तो देखो क्या हुआ मेरा, तो 30 मीटर जब गए हम लोग, 30 मीटर डेप्थ के लिए जाना कितना होता है, 900 मीटर, ठीक है। या फिर आप उल्टा बोलो, 900 मीटर के लिए कितना मीटर गहरा कितना मीटर, 900 मीटर जब जाते हैं हम लोग तो कितना गहरा होता है, 30 मीटर। तो 1 मीटर जाएंगे तो कितना होगा, 30/900, 30 क्या हो जाएगा, 900। अब इसको जब काटोगे तो कितना बार में कटे, 30 बार में। तो क्या हो गया आपका 1/30, दैट इज द 1 in 30। तो इसका जो आपका ग्रेडियंट है सीम का, वो आपको पता चल गया। तो सीम का ग्रेडियंट कितना निकल गया आपका, 1:30। इस सीम का ग्रेडियंट, आप थिकनेस निकाल लिए, ग्रेडियंट निकाल लिए, किस किस एरिया में फैला पता चल गया आपको, इस चीज के बारे में ऑलमोस्ट पता चल गया। साथ ही साथ बात बाबू, जो ये जो सीम था ना, अगर इसमें कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहेगा ना, तो वो भी आपको मालूम चल जाएगा यहाँ से कि क्या है, कैसे। जब आप बोर होल करोगे ना, तो जहां पर सीम अगर मान लो कि डिसलोकेटेड है, उस प्लेस पे अगर नहीं है, तो बोर होल में वो चीज जानकारी मिल जाएगी आपको कि सर यहाँ पे सीम नहीं है। तो यहां तक हमको सीम के बारे में पता चला, ठीक है। कोल सीम के बारे में लोग आइडिया ले लिए, पता कर लिए कोल सीम मेरा क्या था, कैसे कैसे डिपोजिशन है। अब देखो, अब आते मेन टॉपिक के ऊपर। तो हर एक कोल सीम क्या होता है ना, कुछ एंगल के ऊपर डिपोजिशन किया रहता है, ठीक है। अब एक कोल सीम का डायग्राम बनाते हैं और जानते हैं स्ट्राइक लाइन क्या होता है, ट्रू डिप क्या होता है, अपरेंट डिप क्या होता है। फिर समझ में आएगा कि डीप गैलरी क्या होता है, क्रॉस कट गैलरी क्या होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर माइनिंग, ठीक है। अब इस चीज को समझते देखो। अब एक कोल सीम मेरा, अगर मान लो एक कोल सीम को मैं इमेजिन करता हूं, तो दिस इज माय कोल सीम, ओके। Somebody is calling me. Who? हाँ, हेलो।
क्लास तो हो रहा है, आप कहाँ हो? लिंक नहीं मिला आपको, लिंक थोड़ी ना आएगा, वो तो डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन में जुड़ा हुआ है, एप्लीकेशन से जुड़ के क्लास करेंगे आप। नहीं यूट्यूब में भी नहीं, एक काम करो व्हाट्सएप में हाय भेजो मुझे, जल्द फिर से हाय भेजो। यार क्या है बताओ, लास्ट लास्ट में लोग कैसे लोग परेशान करते हैं, कैसे अटेंड करना है। यार ये लड़का तो पेमेंट ही नहीं किया है, और ना कोई लिंक है इसके पास, ये कहां से जुड़ेगा? दोबारा सर लिंक नहीं मिला, बताओ। देखो तो ये जैसा मेरा कॉल सिम है ना डियर स्टूडेंट्स, जो कॉल सिम आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे ये कॉल सिम आपको दिख रहा है, इस कॉल सिम को आप ध्यान से देखो, ये मेरा कॉल सिम है मान लेते हैं, ठीक है। देखना बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो जो कॉल सिम होता है ना, ये कोई ना कोई सरफेस के हिसाब से फ्लैट होगा। जैसे मान लो दिस इज माई कॉल सिम, ओके, ध्यान से देखना, ये मेरा कॉल सिम है। तो इस कॉल सिम का कोई ना कोई हिस्सा क्या होगा, सरफेस के हिसाब से क्या होगा, फ्लैट होगा। ये कॉल सिम कभी ऐसा नहीं रहेगा, ये हमेशा ऐसा रहेगा। आप देख पा रहे हो ना, हमेशा ऐसा रहेगा, कॉल सिम आपको ऐसा दिखेगा हमेशा। तो ये वाला क्या है ना, सरफेस के साथ पैरेलल मिलेगा एक पार्ट। तो जो हिस्सा किसी कॉल सिम का सरफेस के साथ पैरेलल मिलता है, जो कि ये वाला पार्ट इसमें दिख रहा है, तो इसी लाइन को बोलते हैं स्ट्राइक लाइन। स्ट्राइक लाइन, तो स्ट्राइक लाइन क्या होता है, ये क्या होता है, देयर इज द पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल का साइन देते तो क्या होता है, सरफेस। इस सरफेस के साथ क्या होता है, वो पैरेलल होता है, ठीक है। अब अगर ये मेरा स्ट्राइक लाइन है, तो जैसे मान लो कि ये कॉल सिम है मेरा, ये स्ट्राइक लाइन हो गया, मेरा स्ट्राइक लाइन ये हो गया। अब अगर ये स्ट्राइक लाइन है, तो इसके साथ जो 90 डिग्री एंगल बना के जो बनेगा, लाइन ड्रॉ करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू डीप। अगर इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाकर अगर किसी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू डीप। अब बताता हूं इसका मतलब क्या, क्यों इस सब पे फोकस करता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू डीप। इसका रीजन क्या है इतना पढ़ाने के पीछे, ये सब क्यों बता रहा हूं, ठीक है। नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों बात समझ में आ जाएगा। इसको बोलते ट्रू डीप। अब इस चीज को ना एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। मान लो ये घर है किसी का, ठीक है, ये घर है, तो घर का जो छत जो हो गया ऊपर वाला लाइन, ये हो गया आपका स्ट्राइक लाइन, और ये जो डीप आप देख रहे हो ना, ये वाला है ट्रू डीप। बस इतना ही समझ लो आप, ये वाला क्या है, ट्रू डीप है, और ये वाला मेरा क्या दिख रहा है, स्ट्राइक लाइन दिख रहा है। स्ट्राइक लाइन और ट्रू डीप क्या होता है, अगर किसी घर का इमेजिन कर रहे हो, तो जो छत का जो ऊपर वाला पोर्शन हो क्या है, स्ट्राइक लाइन है, और उसका जो डीप आप देख रहे हो, जो छत जिधर ढाल गया हुआ है, वो मेरा क्या है, ट्रू डीप। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब इस बात को हमको समझ में आ गया कि स्ट्राइक लाइन क्या होता है, ट्रू डीप क्या, तो दोनों में बेसिक बात है हमको समझ में आ गई। अब बात है कि ट्रू डीप और स्ट्राइक लाइन का रीजन क्या है, क्यों हम लोग ट्रू डीप और स्ट्राइक लाइन के बारे में जानते हैं। इसके पीछे बाबू, जब आप लोग बोर्ड एंड पिलर या कोई अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड चला होगा ना, तो 90% केस में जो गैलरी चलती है वो स्ट्राइक लाइन के पैरेलल चलाना होता है। यानी गैलरी कैसे चलेगा, स्ट्राइक लाइन के जस्ट पैरेलल गैलरी चलेगा, इस तरह से गैलरी चलाना होगा। यानी उसको, अब कोई अगर गैलरी स्ट्राइक लाइन के अगर पैरेलल हम लोग चला रहे हैं, इसी को बोलते हैं लेवल गैलरी, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग लिखते हैं ना, लेवल 1 2 3 4 5 6 लाइंस में लिखा रहता है, डीप 1 2 3 4 5 6 कैसे आता है नंबर, वो मैं समझा देता हूं यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल गैलरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लेवल गैलरी। अब इसके साथ ये जो डीप आप देख रहे हो ना, तो बहुत बार क्या होता है, जो गैलरी होता है ना, ट्रू डीप के अकॉर्डिंग चलाते हैं, और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग ट्रू डीप के साथ नहीं चला पाएंगे गैलरी को। अब सवाल है कि ट्रू डीप के साथ क्यों नहीं चला पाएंगे, क्या वजह होता है। देखो जैसे मान लो अगर कोई कोयला सीम है जिसका डीप का एंगल, देखो यहां पर अगर तुम एंगल देखोगे ना, तो मैक्सिमम दिख रहा होगा 30 डिग्री, इससे ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा मैक्सिमम कितना, 30 डिग्री। लेकिन अगर मान लो कोई कोयला सीम जो है बहुत ज्यादा डीप है, मतलब आपका डीप ही 60 डिग्री है, ठीक है। अब अगर उसमें तुम, अगर इस 60 डिग्री वाला कोयला सीम में तुम ट्रू डीप में तुम गैलरी चला दिया, तो याद रखो कि मशीन नहीं चल पाएगा, आपका आदमी नहीं चल पाएंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो आपको उस केस में अगर डीप बहुत ज्यादा है ना, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह का सीम में बाबू, इस तरह का सीम में ध्यान से देखना, मैं हर एक चीज को डायग्राम बना के बता रहा हूं। इस तरह के सीम में आपको एपरेंट डीप में चलाना होगा, तिरछा करके गैलरी चलाओ। तो आपको पता है जब कोई चीज को सीधा उठाने में, जितना सीधा जाने से क्या होता है, अगर
अगर कोई जो सीधा हम लोग जा रहे हैं, अगर उसी को थोड़ा सा एंगल बना देंगे, हम लोग लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो एंगल का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। यानी सीधा अगर गैलरी चलाओगे तो इसका डीप इतना होगा, लेकिन अगर अभी हम लोग एपरेंट चलाएं, मतलब अगर थोड़ा सा एंगल बना के तिरछा चलाएं, तो इसका लंबाई इससे इसका लंबाई ज्यादा होगा। मतलब अगर ये L1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और लंबाई बढ़ने के साथ होगा ग्रेडियंट उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर किसी सिम का डीप ठीक है, इंक्लिनेशन अगर बहुत ज्यादा होता है, अगर सिम का बाबू इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रू डीप में नहीं चला के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे एपरेंट डीप में हम लोग चलाते हैं, एपरेंट डीप में चलाने का प्रयास करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं डीप गैलरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप स्लैश राइज गैलरी, डीप स्लैश राइज गैलरी। दोनों में क्या अंतर है मैं समझा दे रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, डीप स्लैश राइज गैलरी। डीप गैलरी भी बोल सकते हैं और राइज गैलरी भी बोल सकते हैं, दोनों बोला जाता है। अब बात है कि कब डीप बोलेंगे कब राइज बोलेंगे। देखो अगर मान लो बाबू तुम यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तुम यहाँ पर खड़ा है, तुम इस गैलरी में यहाँ पर खड़ा है, अगर तुम नीचे की ओर देख रहा है तो हो गया डीप गैलरी, और अगर तुम ऊपर की ओर देख रहा है तो हो गया राइज गैलरी। हम मान लेते हैं कि तुम कहां पर खड़ा है, तुम इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। अब इस पॉइंट के अगर तुम नीचे की ओर देख रहा है, मान लो हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मेरा डीप गैलरी हो गया। और उसी पॉइंट का अगर हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन सा गैलरी हो जाएगा, वो हो जाएगा राइज गैलरी। तो डीप गैलरी क्या होता है, राइज गैलरी क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेवल गैलरी क्या होता है, आपको समझ में आया। अब एक सवाल आता है क्रॉस कट गैलरी सर क्या होता है, देखो इसके बारे में बता देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। क्रॉस कट गैलरी में हम लोग बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे दो, उसके बाद पहले हम लोग समझ लेते हैं और थोड़ा सा इसको प्लान को और थोड़ा इलेबोरेट करके जान लेते हैं कि लेवल डीप राइज कैसे लिखाता है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो, स्ट्राइक लाइन, ट्रू डीप, एपरेंट डीप, लेवल गैलरी, डीप गैलरी में, तो प्लीज रिप्लाई कर दो। इस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। बोर्ड ब्लैक हो गया, ठीक है सर, एक बार फिर से स्ट्राइक लाइन, ठीक, नो डाउट सर, ठीक है। मैं समझ गया। जो लोग फिर से बोल रहे हैं ना वो लोग क्लास बाद में आए। देखो अगर कोई कोयला सीम होता है ना, तो कोल सीम का जो पार्ट सरफेस के साथ पैरेलल होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक लाइन, और जो डीप वाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डीप, उसको बोलते हैं ट्रू डीप बोलते हैं, ठीक है। और ट्रू डीप को छोड़कर देखो, ये जैसे मेरा स्ट्राइक लाइन था ना यहाँ पे, ये अगर कोई लाइन इसके पैरेलल होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक लाइन, और इसके साथ 90 डिग्री, देखना याद रखने की बात, 90 डिग्री अगर एंगल बना के जो लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू डीप, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू डीप। और अगर बाबू ट्रू डीप छोड़कर अगर कोई भी है, इधर है, इधर है, इधर है, ट्रू डीप छोड़ के कोई भी एंगल में अगर तुम गैलरी चलाते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेंट डीप। ये भी याद रखना, एपरेंट डीप। तो ट्रू डीप का वैल्यू कितना होता है स्ट्राइक लाइन के साथ, हमेशा 90 डिग्री होगा। ट्रू डीप कितना मान होगा इसका, 90 डिग्री, लेकिन एपरेंट डीप का मान हमेशा 90 से कम होगा। 90 से ज्यादा नहीं होगा बाबू, कम होगा। इधर जाओ इधर जाओ, वैल्यू कमेगा ही, ठीक है। बीच में 90 है, बाकी दोनों तरफ घटेगा। तो एपरेंट डीप का जो मान होता है 90 से कम। तो कभी भी अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसा कोई लाइन बताओ तो स्ट्राइक लाइन के साथ अगर 80 डिग्री बना के कोई लाइन है, उस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रू डीप, एपरेंट डीप। तो आप अपना आंसर को ठीक ठाक दिमाग में सोच के मारना, गलत मत करना। 90 डिग्री वाला है केवल ट्रू डीप, बाद बाकी सब मेरा क्या है, एपरेंट डीप है। और हम जब गैलरी चलाते हैं ना तो यही ट्रू डीप और एपरेंट डीप के हिसाब से ही चलाते हैं, और स्ट्राइक लाइन के हिसाब से चलाते हैं। एक गैलरी हमेशा स्ट्राइक लाइन के पैरेलल चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल गैलरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल गैलरी। अब बाबू एक कंसेप्ट देखते हैं कि डीप राइज लेवल कैसे माइंस में बता देता है, कुछ सर्वेयर कैसे लिखता है प्लान में। देखो बताता हूं, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये क्या है, पूरा माइंस है, ठीक है, ये पूरा माइंस है, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा करके बनाते हैं, और ये वाला क्या, इस तरह से आप गैलरी चला है। ये सब लाइन नहीं, ये सब गैलरी है। क्या बाबू, ये सब लाइन नहीं है, ये सब गैलरी है। और ये सब जो है ना पिलर है, ठीक है, ये सब गैलरी आप चलाए ऐसे करके। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, इस तरह से गैलरी है। देखा, समझ में आ गया क्या बोले। तो अब क्या होता है ना, 2 तरह से मार्किंग होता है। अगर मान लो उसमें चाणक है, ठीक है, चाणक है, तो चाणक जहां पे रहेगा ना उसी को 0-0 मान लेंगे वो लोग। एक तो चाणक को 0-0 पकड़ लेंगे, इस चाणक को 0-0, इस चाणक को 0, ऐसा कर पकड़ लेंगे। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है 0-0, इसका मतलब है वहां पे 0 लेवल 0 डीप है, वो मतलब वहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को 0-0 पकड़ते हैं, मान लो इसको 0-0 पकड़ेंगे ना, इसका मतलब 0 लेवल / 0 डीप, ऐसा होता है मान, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, देखो अब इसके बाद अब हमको 1 लेवल में जाना है। तो ये 0 हो गया। तो जब हम लोग ग्राफ बनाते तो कैसे बनाते, देखो ग्राफ में 0 होता है तो ऊपर की ओर जाने से बढ़ता है, नीचे की ओर जाने से घटता है, राइट जाने से बढ़ता है, लेफ्ट जाने से घटता है, वही ना होता है।
तो ये अगर मेरा 0 तो ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये आपका हो गया 4। ठीक है, देखो ये सारा जो लाइन है, दीज आर द लेवल्स, ये क्या है मेरा लेवल है, देखो ये सब लेवल है, ठीक है ना, ये सब लेवल है। ये वाला सब क्या है, डीप है, ये हो गया आपका 1 डीप का लाइन, ये हो गया आपका 2 डीप का लाइन, ये हो गया 3 डीप का लाइन, ये हो गया 4 डीप का लाइन, ये वाला 4 डीप। और ये क्या है मेरा, ये सब लेवल है। तो ये हो गया आपका एक, देखो ये 0 लेवल था, तो ये वाला आ गया 1 लेवल, ये हो गया 2 लेवल, ये हो गया 3 लेवल, ये हो गया 4 लेवल, ये हो गया 5 लेवल, ये हो गया 6 लेवल। ठीक है, उसी तरह जब इधर जाएंगे तो या तो आप माइनस में बोल सकते हो, ईस्ट वेस्ट करके बोल सकते हो, जो बोलना बोलो। आप मान लो इसको बोल रहे हैं आप -1 डीप, ठीक है, -2 डीप, ठीक है। बहुत कोई ना ईस्ट वेस्ट बोलता है, मान लो इसको बोल रहा है ईस्ट, इसको बोलेगा वेस्ट, ऐसा करके। तो अगर मान लो कोई पॉइंट है, सपोज देखो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां पर है माइंस में, ठीक है, इस जगह पर एक ड्रिल मशीन है और आपको बोला कि जाइए ड्रिल मशीन के पास। तो ड्रिल मशीन किसी को तुम अगर बताओगे तो तुम क्या बोलोगे, कहां पर ड्रिल मशीन है, तो तुम बोलोगे कहां पर है, देखो कितना लेवल में, ये देखो यहां से कितना लेवल में, ये 4 लेवल। तो ड्रिल मशीन मान लो पॉइंट ए था, तो जो ए पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट का नंबर, इसका लोकेशन क्या होगा, 4 लेवल, ठीक है, डैश डीप कितना है, 2 डीप, तो 2 डीप, तो 4 लेवल 2 डीप में पॉइंट है। इस तरह से नाम होता है, नाम कुछ भी नहीं है। अरे दिख रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, नाम कुछ भी नहीं है। अब एक और चीज को लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड में छोटा पड़ जा रहा होगा, देखो यहां देखो। अब अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट, अब मान लेते चलो एक पॉइंट मेरा कहां पर है, एक पॉइंट मेरा यहां पर है, चलो इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, इस पॉइंट का नाम है बी। तो बी पॉइंट कहां पर है मेरा, बी कहां होगा देखते हैं, बी वाला। तो देखो इस पॉइंट का लेवल कितना, देखो 3, तो लेवल हो गया 3 लेवल डैश। डीप कितना, देखो डीप भी कितना, 3 डीप है, तो 3 डीप हो गया, 3 लेवल 3 डीप। अब अगर मान लो कोई चीज क्या है ना, इस गैलरी के बीच में, मान लेते चलो यहां पर गैलरी के बीच में, ये जो गैलरी है इस गैलरी के बीच में, इसको कैसे बोलेंगे, देखो ये कहां पर है बताओ, ये 4 और 5 लेवल के बीच में है ना, और कितना डीप में है, 3 डीप में है। इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो मान लेते पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट कहां पर है, कितना डीप में है, 3 डीप में है, 3 डीप में, और किसके बीच में है, 4 और 5 लेवल के बीच है, तो 4-5 लेवल ऐसे लिख दो, आपको पता चल जाएगा कहां पर है वो। कहां लिख दो, 3 डीप डैश 4-5 लेवल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई माइंस में प्लेस को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो बाबू क्या होता है क्रॉस कट गैलरी। मान लो तुम गैलरी इस तरह चलाया था, ठीक है, अचानक तुमको पता चला होले जैसा बैठा रहा था, लेकिन ये पिलर बीच में आ जा रहा है, इस वजह से होलेज नहीं बैठेगा। तो तुम क्या करेगा ना, ये जो पिलर यहाँ पे ऐसे था ना, इसको तुम बोला कि काम करो यहां से चिराई कर दो, इसको ऐसे चिराई कर दिया तुम यहां से। फिर आगे वाला बोला अच्छा ये भी रास्ता मारा, इसको भी चिराई कर दो, तो वैसे भी इसको भी चिराई कर दिया, इसको भी चिराई कर दिया, ऐसे। इसी को बोलेंगे क्रॉस कट गैलरी। क्या बोलते इसको हम लोग, क्रॉस कट गैलरी। अगर कोई गैलरी को, ठीक है, पिलर को हम लोग साइड से चिराई कर देते हैं ना, तो जो गैलरी बनता है उसको क्रॉस कट गैलरी। कुछ दूर तक लेवल चलाया, फिर उसके बाद ऐसे चला दिया गया, सारा गैलरी इधर मुड़ गया, उसी को हम लोग क्रॉस कट गैलरी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि लेवल गैलरी क्या होता है, डीप गैलरी क्या होता है, लेवल गैलरी क्या होता है। ठीक है, अगर कोई गैलरी को, ठीक है, पिलर को हम लोग साइड से चिराई कर देते हैं ना, तो जो गैलरी बनता है उसको क्रॉस कट गैलरी बोला जाता है। जो एपरेंट डीप वाला गैलरी तो क्रॉस कट गैलरी होता है। जैसे बहुत बार माइंस में ऐसा देखा गया ना, इवन मेरा माइंस में भी है कि कुछ गैलरी को लेवल चलाने के बाद उसके बाद ऐसे चलाया गया, कुछ दूर तक लेवल चलाया, फिर उसके बाद ऐसे चला दिया गया, सारा गैलरी इधर मुड़ गया, उसी को हम लोग क्रॉस कट गैलरी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि लेवल गैलरी क्या होता है, डीप गैलरी क्या होता है, लेवल गैलरी क्या होता है, ठीक है, क्रॉस कट गैलरी क्या होता है, लोकेशन को कैसे मार्क करते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। एक माइंस में स्ट्राइक लाइन क्या होता है, ट्रू डीप क्या होता है, एपरेंट डीप क्या होता है। और बाबू हम लोग जो माइनिंग जो पढ़ रहे हैं ना, कोल एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, उस एक्सट्रैक्शन वाला खत्म नहीं हुआ। एक्सट्रैक्शन चीज तो क्या है, नहीं है, हमको समझना पड़ेगा, उस टॉपिक पे हमको आना पड़ेगा। ये सब बेसिक टूल्स था समझने के लिए, ये सारी चीजों को समझ लो ताकि मैं माइनिंग मेथड को अच्छे से स्टार्ट कर पाऊं। दीज आर द बेसिक टूल्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं फिर आता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान से एकदम सुन लीजिए अच्छे से। मैं कंटेंट पे एकदम समझौता नहीं करूंगा, हर एक कंटेंट को पढ़ाऊंगा, भले ही मुझे क्लासेस ज्यादा देर तक पढ़ाना पड़े। मैं इस बार हर चीज को एकदम अच्छे से कंप्लीट करूंगा, स्पीड तो ठीक ठाक है ही, और हर चीज को अच्छे से कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो एग्जाम जो हो रहा है। अच्छा, एक नोटिफिकेशन था आज के क्लास का, मैं बोलना भूल गया, एक गुड न्यूज था, मैं बताया था आप लोग के लिए गुड न्यूज है। ठीक है, एक उड़ता उड़ता एक खबर आया है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जो क्लास ज्वाइन किए ना, बहुत अच्छा टाइमिंग पे ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ ज्वाइनिंग किए। आप लोग जिस तरह से क्लास को ज्वाइनिंग किया ना, मेरा प्लानिंग के साथ चलिए, ठीक है, और आपको एग्जाम देने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। आप लोग को सबको जानकर हैरत होगा,
जो एग्जामिनेशन है ना, कुछ कंपनी अपना जॉब डिक्लेयर कर रही है, अपना वैकेंसी निकाल रही है, एकदम कंफर्म न्यूज है। वो है एमसीएल। एमसीएल है उसमें से एक। एमसीएल का एकदम कंफर्म न्यूज आया है, कुछ लोगों से पता चला है मुझे, ठीक है। एमसीएल का, एससीसीएल का, ठीक है, एकदम कंफर्म है। एससीसीएल और एमसीएल कंफर्म है, ठीक है। नवंबर, हमको तो लग रहा है नवंबर फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है शायद पहले डिक्लेयर कर दे, तो नवंबर के आसपास आपका इसका एग्जाम, मतलब ये आ जाए वैकेंसी, और ज्यादा से ज्यादा फरवरी या मार्च में एग्जाम ले लेगा ये लोग। तो हम लोग के पास आप देखोगे कि जो टाइमिंग बचा है एकदम प्रॉपर बांध मतलब क्या बोलते हैं, एकदम समेट के जो टाइमिंग होता है ना, उतना ही समेट का टाइमिंग मिला है, जितना टाइमिंग चाहिए उतना ही। आप देखो कि आपका जो एग्जामिनेशन है अभी अगर फरवरी में होती है तो अभी से आपके पास टाइम कितना है। ये महीना कब आप ज्वाइन स्टार्टिंग के जून में, तो जून से लेकर दिसंबर तक 6 और फरवरी तक 8, 6 + 2 यानी 8 मंथ्स के पास आपके पास प्रॉपर टाइमिंग होगा। यानी उस समय तक अगर सिलेबस वगैरह अगर अच्छा से खत्म कर लिया जाए तो एग्जाम में आप एक अच्छा प्रिपरेशन लेके जाओगे, आप अच्छा रिजल्ट का उम्मीद करके जाओगे, ठीक है। तो ये जो न्यूज है, इस न्यूज को आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा के कहीं पे लिख के रख लो कि एससीसीएल और एमसीएल ये दोनों इस बार हमको निकालना है, दोनों में से कोई एक निकालना है। एससीसीएल एकदम लिख के रख लो अच्छा से, अपना जहां पर पढ़ाई करते हो घर में ना एकदम लिख के रख लो, बैठा लो दिमाग में कि इस चीज को हमको करना है, इस चीज में हमको इसको लेना ही लेना है, जो हो जाए। न्यूज कंफर्म है, ठीक है। ऐसा मैं कभी बात नहीं करता हूं बिना कंफर्म न्यूज का, आपको ही पता है, जब तक मैं कंफर्म नहीं होता हूं खुद से। तो जो कंफर्म न्यूज है उस कंफर्म न्यूज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। आप इस चीज का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये न्यूज है। दूसरा एक और न्यूज है, हम लोगों का खुद के एप्लीकेशन पे जो एरर था ना, उस पे काम स्टार्ट हो गया है, जो टीम है काम स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग का खुद का एप्लीकेशन भी हो सकता है कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाए, आप लोगों को मिल जाएगा, वो उसमें हम लोग क्लास करना स्टार्ट करेंगे। आप टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक में थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि माइनिंग मेथड क्या होता है, माइनिंग मेथड कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे माइनिंग मेथड होता है, सारे चीज के बारे में जानते हैं। जो नीडी चीजें हैं उनके पे जानते हैं, कुछ टॉपिक्स पे एमसीक्यू भी आज कोशिश करेंगे लिखने के बारे में, सारे चीज के बारे में। देखो, तो हम लोग देखे थे कल का क्लास में कि जो माइनिंग मेथड होता है, देखो लिखना स्टार्टिंग कर सकते हो तुम लोग चाहो तो। माइनिंग मेथड, तो माइनिंग मेथड 3 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन था कल हम लोग पढ़े थे? एक था ओपन कास्ट माइनिंग मेथड, ओपन कास्ट, ठीक है। दूसरा क्या था? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड को बीच में लिख रहा हूं कि इसको बड़ा करना हमको। और तीसरा था हाईवॉल माइनिंग मेथड, ठीक है, हाईवॉल माइनिंग मेथड। तो ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड और हाईवॉल, ये 3 तरह का माइनिंग मेथड था बेसिकली। इन 3 चीज के बारे में हम लोग देखे थे कि कैसे स्टार्ट करते हैं, नहीं करते हैं, और इसका पीछे लॉजिक क्या था, कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लो सरफेस है और ये आउटक्रॉप जोन जहां होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटक्रॉप जोन के पास हम लोग क्या करते हैं, ओपन कास्ट खोलते हैं, जहां पर मेरा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो जहां तक कंसिडर करता है, जहां पर मेरा प्रॉफिट होता है वहां तक ओपन कास्ट करते हैं। जैसे ही मेरा प्रॉफिट होना बंद हो जाता है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को पार करता है, कुछ दिन लॉस में जाने के बाद हम लोग फिर से क्या करते हैं, वहां पे हाईवॉल माइनिंग मेथड स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहां तक मेरा हो गया, क्या हो गया, ओपन कास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाईवॉल माइनिंग मेथड चला सकते हैं, हाईवॉल चला सकते हैं, हाईवॉल कर सकते हैं। और जहां तक हाईवॉल हो गया, उसके बाद का जो पार्ट बचता है, इसमें याद रखना, इसमें 1/3 छोड़कर साफ्ट बनाना होता है, बाकी में अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड चलता है, ठीक है। तो ये होता मोटा मोटी बात है। इस पर हम लोग, ये चीज हम लोग पिछले क्लास में डिटेल्स में देखे हैं। इसको नहीं पता है वो वीडियो देखना, कल वाला जो रिकॉर्डिंग है उसमें सारा चीज समझाया गया, सब चीज बताया गया है इस चीज को। अब देखो, अब अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड कितना तरह का होता है? ये बेसिकली 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है आपका लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है आपका बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। पहले बोर्ड एंड पिलर लिखना था, पर मैं इसको, बाबू देखो, पहले इसको लिखना चाहिए फिर इसको लिखना चाहिए, पर बोर्ड एंड पिलर को और पार्ट को मैं डिवाइड करूंगा ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। अब तीसरा होता है रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड। अब एक एक करके सारा माइनिंग मेथड के बारे में जानेंगे डिटेल्स में, कि जो माइनिंग मेथड आप देख रहे हो, ठीक है, इस माइनिंग मेथड में कैसे कैसे करके कोयला निकालते हैं, क्या प्रोसेस है कोयला निकालने का, किस तरह से निकाला जाता है, सब चीज को समझते हैं। पहले एकदम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लॉन्ग वॉल का, रूम एंड पिलर का, ताकि बीच में सवाल ना आए, पहला बात। और एक बात मैं बता देता हूं, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ना, एक इंट्रोडक्शन है। जैसे हम बताएंगे मेरे बारे में, तो एक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, बस, मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो अभी एक इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन इस पे मैं बाद में पढ़ाऊंगा,
जब बोर्ड एंड पिलर पूरा खत्म होगा उसके बाद लॉन्ग वॉल का बहुत सारा चीज है, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी मेरा टारगेट बोर्ड एंड पिलर है, क्योंकि पहला ये बेसिक पार्ट है, तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर ये दोनों पे जाएंगे। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे ज्यादा डिटेल्स में, दोनों को लेकिन टच करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो दोनों के बारे में जानना पड़ेगा क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइनिंग मेथड का मतलब क्या। माइनिंग मेथड का मतलब है कि कोल सीम से कोयला काट के लाना है, ठीक है, कोयला काट के लाना है। अब देखो आप क्या देखे अभी कि इस तरह से कोयला बेड के रूप में डिपोजिशन हुआ है। कोल क्या होता है, एक तरह का सेडिमेंटरी रॉक है जो बेडेड के रूप में डिपोजिट होता है, आप सबको पता है, कल प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ाए थे हम लोग इस टॉपिक को। तो ये जो बेड के रूप में जो कोयला सिम यहाँ पड़ा है ना, इस कोयला सिम को काटना है, लंबा नहीं है, ये बेड है, इस तरह से चौखुट, मतलब एक तरह का 3D फिगर है, एक आयताकार घनाभ है, ये घनाभ, एक घनाभ, एक ये आयत नहीं है, घनाभ है ना, इस तरह से आपको इसको काट के लाना है, ठीक है। आपको साइंटिफिक तरीके से लाना है कि मैक्सिमम कोयला आप ला सको, ठीक है, नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, तो कैसे काट के लाओ। देखो दो चीज होता है, जैसे मान लो कि ये मेरा अगर कोयला का सीम है, मैं उदाहरण देके डायग्राम बना के बताता हूं बाबू, तो हर मेथड में 2 स्टेज में पूरा होता है, कोई भी मेथड हो, ये तीनों 2 स्टेज में पूरा होता है। एक को बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट और अदर को बोलते हैं हम लोग डिप्लेयरिंग। हर मेथड कितना स्टेज में होता है, डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग, वो अलग है, ठीक है, डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा माइंस है ना, उसको तुम पिलर और गैलरी के रूप में डेवलप करो, पिलर और गैलरी बना के डेवलप करो। मतलब जैसे मान लो बाबू कि आपका कोयला सिम था ना, तो तुम क्या किया, गैलरी चला दिया, इस तरह से क्या है, गैलरी चला है, इस तरह से गैलरी चला है, ठीक है। अब इस तरह से गैलरी चला के क्या किया, तुम डेवलपमेंट कर दिया, इस तरह से गैलरी चला के तुम क्या किया, इस तरह डेवलपमेंट किया, तो ये हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट, ये क्या हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट। डिप्लेयरिंग का मतलब उसको वापस पिलर को काट काट के आने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिप्लेयरिंग। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, हम लोग पिलर को बनाते हैं, पिलर बनाते बनाते माइंस के एंड तक जाते हैं। अगर आपका पूरा माइंस, मान लो ये पूरा माइंस आपका इतना बड़ा माइंस है, तो पूरा का पूरा पिलर और गैलरी बना के पूरा माइंस तक चले जाओगे, इस तरह गैलरी बना बना पूरा माइंस तक, जितना भी होगा ना उतना पिलर और गैलरी बना के आप माइंस तक पहुंच जाओगे। और फिर डिसाइड करोगे कि वो जो डीप साइड जो है ना, सबसे वहां से काटते काटते पिलर को कटाई करते करते आप पीछे तक आओगे, दैट इज उसको बोलेंगे डिप्लेयरिंग। और जो पिलर बनाते हुए जा रहे हैं उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। तो हर चीज 2 स्टेज में होता है, डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग। अब कैसा होता है क्या करके जानते देखो। तो ये जैसे हम लोग देख रहे हैं, पहला मान ले बोर्ड एंड पिलर को ही लेते हैं, ठीक है, इसका 2 स्टेज हो गया, एक हो गया आपका डेवलपमेंट, दूसरा क्या हो गया डिप्लेयरिंग, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पिलर बनाते हैं, और डिप्लेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग, उस पिलर का चिराई करते हैं। उसी तरह लॉन्ग वॉल का 2 तरह का होता है, एक होता है एडवांसिंग और रिट्रेटिंग। लॉन्ग वॉल में डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग में कंप्लीट होता है, लेकिन लॉन्ग वॉल 2 तरह का होता है, एक होता है आपका एडवांसिंग और दूसरा होता है रिट्रेटिंग, ठीक है। तो एडवांसिंग और रिट्रेटिंग 2 तरह का होता है। उसी तरह अगर रूम एंड पिलर को देखोगे ना, तो इसका भी 2 पार्ट, एक होता है आपका डेवलपमेंट और दूसरा होता है डिप्लेयरिंग, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग, ये 2 स्टेज में पूरा होता है। इसका भी डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग, इसका भी डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग, इसका लेकिन एडवांसिंग रिट्रेटिंग। तो ये वाला जो चीज है ना, इसको थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टॉपिक और लीक से थोड़ा हटके है। जस्ट इसको डिस्कशन करने के बाद इस पे आएंगे, ठीक है। आज ही का क्लास में मैं खत्म इसको समझाऊंगा लॉन्ग वॉल के बारे में। तो फिलहाल ये दोनों चीज को जानते हैं। सबसे मेन फोकस मेरा आज पूरा को पूरा इस पे रहेगा, किस पे रहेगा, बोर्ड एंड पिलर पे, क्योंकि ये और ये जो टॉपिक है बाबू आपको पढ़ना ही है, ये तो मेरे पास आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक क्लास में वो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड एंड पिलर के बारे में जानते हैं। आज पूरा का पूरा क्लास सिर्फ बोर्ड एंड पिलर ही होगा, ठीक है। ये दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे। एडवांसिंग रिट्रेटिंग क्या होता है आप लोग सिर्फ नाम याद रखो, फिलहाल हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग रोक के रखते हैं, थोड़ा देर रोकते हैं, इसको पोज करते हैं। अब बोर्ड एंड पिलर को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं, एकदम जो चीज आप नहीं सीखे सारा चीज को जानो, एकदम एक एक चीज एकदम डायग्राम बना बना के, ठीक है। तो क्या हो गया आपका बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका 2 पार्ट हो गया, एक क्या हो गया मेरा, एक हो गया मेरा डेवलपमेंट और दूसरा क्या हो गया डिप्लेयरिंग। ऐसा तो आप लोग को नहीं लग रहा ना कि सर कहीं इधर पढ़ा रहा उधर पढ़ा रहा, मैं एक सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बाद में। तो एक हो गया डेवलपमेंट, एक हो गया डिप्लेयरिंग। अब क्या होता देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा एक कोयला का सीम है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें गैलरी चलाएंगे, इस तरह से गैलरी चलाना होगा। हम लोग क्या करेंगे, पतला पतला गैलरी चलाएंगे हम लोग, ठीक है। और बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अब इधर से भी गैलरी चला के हम लोग क्या करेंगे, आपस में कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। जब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो इसी में जितना आप गैलरी चला के आगे बढ़ते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं हेडिंग। जितना आप गैलरी चला के बढ़ते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हेडिंग। आप मान लो यहां पे आप चलाए
देखो यहाँ 1 2 3 4 4 को गैलरी लेके आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, आपका हेडिंग कितना हो गया 4 हो गया, आपका हेडिंग कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन आप देखोगे यहां पर भी आपस में कनेक्टेड हो रहा है ना, इधर आप जा नहीं सकते हो ना, तो आपका हेडिंग हो जाएगा, इधर भी एक बढ़ जाएगा तो 5, और इधर वाला मान लो आपका बाउंड्री का लास्ट है, तो आपका टोटल हेडिंग यहाँ पे कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 ये 5वां गैलरी है, तो 5 को हेडिंग हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखना, जो प्रीवियस क्लास का एक टॉपिक था, क्वेश्चन था ना कि हेडिंग में मैक्सिमम मिनिमम कितना निकालेंगे। देखो अब अगर मान लो बाबू कि हेडिंग चलाते समय आपको गैलरी को ज्वाइंट कराना, इस गैलरी को इस गैलरी में ज्वाइंट कराना, तो इधर आप चला सकते हो, इधर फेस चला सकते हो, इसमें आप इधर चलाओगे और इधर फेस चलेगा, इसमें फेस इधर चलेगा, इसमें फेस इधर चलेगा, इसमें फेस इधर चलेगा, इसमें फेस इधर चलेगा, यहाँ इधर चलेगा और यहाँ इधर। एक क्लास में कल क्वेश्चन था मैक्सिमम फेस कितना पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पर 3 हो सकता था, लेकिन 3 नहीं है, इसमें कितना 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 पॉसिबल है, यहाँ 3 पॉसिबल है, यहाँ पे 2 पॉसिबल है। तो टोटल जितना था, अगर सब में 3 था, लेकिन यहाँ 1 और यहाँ 1 कम है, तो जितना हेडिंग होगा उसका 3 गुना होगा हमेशा फेस। फेस कितना होगा, फेस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जितना हेडिंग उसका 3 गुना होगा, 3 करके ये होना था, लेकिन 2 घट जाएगा। क्यों, एक लास्ट इसके लिए और एक लास्ट इसके लिए 2, इसीलिए कल फॉर्मूला हम लिखवाए थे मैक्सिमम हेडिंग बराबर 3h-2। कल आप फॉर्मूला जो लिखे थे ना, मैं बताया था कल आप लोगों को कि जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि 3h-2 कैसा आया। आप देखो यहाँ पे जब आप इस गैलरी को चला रहे हो, इधर बाउंड्री में रहा, इधर बाउंड्री, इधर गैलरी और नहीं चलेगा, इधर कनेक्शन आप नहीं कर सकते हो, इधर बाउंड्री इधर भी नहीं चलेगा, आपका गैलरी चलेगा इधर इधर। ठीक है, इसमें 3 गैलरी मिलेगा, फेस मिलेगा, मतलब एक फेस सीधा 2 फेस कनेक्शन के लिए, एक फेस सीधा 2 फेस कनेक्शन के लिए, इसमें भी 3 मैक्सिमम मिलेगा, 3 इसमें 2। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसमें एक कम, इसमें एक कम, तो 3h-2 मिनिमम। जब मिनिमम बोलता आपसे बाबू, कुछ लोगों का मैसेज आया, बहुत लोगों का, रुको मैं देख लेता हूं, दिखाई नहीं दे रहा, शो नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा है सर। आइए के लिए भी रहेगा सर, हाँ आयुष के लिए भी रहेगा, सेम रहेगा। अविनाश दिख नहीं रहा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो मिनिमम आपको निकालना है, तो कम से कम देखो ना यार, कम से कम तो जितना हेडिंग उतना तो चलाना पड़ेगा ना आपको आगे बढ़ाने के लिए, उतना भी नहीं चलाएगा। बोलो जितना हेडिंग है, आप बोलो गैलरी नहीं कनेक्ट करें मत करो, लेकिन हेडिंग तो तुम बढ़ाएगा, तो मिनिमम अगर होगा तो मिनिमम आपको कम से कम तो एच तो चलाना ही पड़ेगा, यानी जितना हेडिंग उतना तो आपको चलाना ही पड़ेगा कम से कम। आप फेस को मत कनेक्ट करो, लेकिन हेडिंग तो लेके चलोगे ना, इसलिए मिनिमम एच। और एवरेज जब बोलते हैं ना, तो एवरेज क्या होता है आपको पता है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, तो मिनिमम कितना हो गया एच, मैक्सिमम कितना हो गया 3h-2/2। यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 4h-2/2, इसको 2 कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 2 कॉमन हो गया, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 2h-1/2, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2h-1। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला लिखा है था 2h-1, है ना। इसीलिए कल मैं क्या लिखा था आपको 2h-1। तो 2h-1 लिखाने के पीछे रीजन ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आप देखोगे कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम यानी h प्लस 3h-2, मैक्सिमम का वैल्यू तो ही वाला था ना, तो इतना दोनों को ऐड करेंगे बाय 2 करेंगे, तो ये दोनों को जब ऐड करके बाय 2 करोगे ना, तो 3h और h दोनों मिलकर 4h बन जाएगा, -2 रहेगा, फिर दोनों से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2h-1/2। ये जो 2 बचा हुआ, ये 2 नीचे रहेगा, 2 तो कॉमन है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 2h-1, दैट इज 2h-1। इसीलिए जब मैं लिखाया था आप लोगों को बाबू कि एवरेज का क्या होता है, तो एवरेज का कितना हो जाएगा 2h-1। तो ये वाला आपका होगा एवरेज वाला, ये होगा आपका मिनिमम का, और ये होगा आपका मैक्सिमम का। तो इस तरह से आप तीनों को याद रखना कंपैरेटिवली। एक्चुअल रीजन फॉर्मूला यहाँ से आया, यहाँ से फॉर्मूला आया है, और हम लोग सिर्फ याद करते हैं फॉर्मूला। आप खुद से भी दिमाग लगा के बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो कि उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कल वीडियो को प्लीज आप देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कल क्लास में पूछना, मैं बता दूंगा। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयरिंग के बारे में बात करते हैं। हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं। देखो, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट और डिक्लेयरिंग 2 पार्ट बताया ना बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में। एक होता है क्या होता है डेवलपमेंट होता है, दूसरा क्या होता है डिक्लेयरिंग होता है, ठीक है। अब देखो, डेवलपमेंट का मतलब क्या, डेवलपमेंट का मतलब है कि जो आपका कोयला सीम है ना, उसमें केवल गैलरी बनाओ, और गैलरी जब बनाओगे, गैलरी को कनेक्ट करो तो बन जाएगा वो पिलर। तो गैलरी और पिलर को बनाने को डेवलपमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है डिक्लेयरिंग का, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है, हेडिंग होता है, डेवलपमेंट में ही लेवल होता है, डेवलपमेंट में ही गैलरी होता है, डेवलपमेंट में डीप होता है, डेवलपमेंट में राइज होता है। जो डीप, राइज, लेवल, गैलरी, क्रॉस कट गैलरी जो समझा है ना,
वो सब डेवलपमेंट का पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग डिप्लेरिंग के बारे में जानते हैं। तो अगर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में हम लोग काम करते हैं ना, तो इसमें जो डिप्लेरिंग होता है दो तरह से हो सकता है। एक होता है आपका बाय स्टोइंग, स्टोइंग द्वारा हो सकता है, और दूसरा हो सकता है केविंग, मतलब केविंग से कर सकते हो और स्टोइंग से कर सकते हो। मतलब बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में अगर आप किसी जगह में डिप्लेरिंग कर रहे हो यानी पिलर का चिराई कर रहे हो, तो दो तरह से आप उसको चिराई कर सकते हो, दो तरीका आप अपना सकते हो, दो मेथड आप अपना सकते हो। एक मेथड का नाम क्या है, स्टोइंग, और दूसरा मेथड का नाम क्या है, केविंग। स्टोइंग का मतलब क्या है, स्टोइंग का मतलब है जब पिलर को आप काटोगे तो उस जगह पे कोई चीज को भर देना। जैसे उदाहरण देता हूं, मान लो आप वर्किंग कर रहे थे, ठीक है, आपका नीचे कोयला सीम है और सरफेस के ऊपर क्या है, स्कूल है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कोयला काटोगे तो ये तो हर एक बच्चा का दिमाग में आ रहा है कि सर ये सरफेस है, इसके नीचे कोयला है और इतना कोयला हम काट लेंगे। ये तो 1 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा इस कोयला को काटेंगे तो ऊपर वाला गिरेगा, है कि नहीं। और ऊपर में मान लो कि स्कूल था और तुम धंसा दिया, इसको निकाल लिया, कोयला छोड़ दिया, तो स्कूल नहीं गिर जाएगा नीचे, स्कूल नहीं धंस जाएगा, उसमें क्रैक नहीं हो जाएगा बिल्डिंग में। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोयला जैसे हम लोग निकालेंगे ना, तो यहाँ पे भर देंगे बालू। क्या भर देंगे हम लोग यहाँ पे, बालू। स्टोइंग करने के लिए जो बालू भरा जाता है वो पाइप के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, पाइप के थ्रू आता है। अब पाइप में बालू कहां से आता है, तो ऊपर में बना होता है एक मिक्सिंग चैम्बर, एक वाटर रिजर्वर और एक सैंड बंकर, ठीक है। सरफेस पे क्या क्या बना रहता है, सैंड बंकर बना रहता है, एक वाटर रिजर्वर होता है, एक मिक्सिंग चैम्बर होता है। 3 तरह का अरेंजमेंट होता है। स्टोइंग के बारे में लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं, स्टोइंग कैसे होता है, क्योंकि ये टॉपिक का पार्ट है, कभी तो क्लास में और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ही, फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। तो स्टोइंग में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, देखो अगर जहां पे भरना होता है ना, तो सरफेस पे क्या बनाते हैं, वाटर रिजर्वर बना देते हैं पहले, ठीक है, जो पाइप से कनेक्टर, जिसका पाइप से कनेक्शन होता है, ठीक है। और एक होता है आपका सैंड, सैंड मतलब बालू, जिसको बालू, पानी का रिजर्वर है, और सैंड का एक बंकर होता है, इस तरह सैंड का बंकर है। और एक होता है मिक्सिंग चैम्बर, आप लोग नहीं देखे हो, इस सेल में इसका बहुत ज्यादा चलता है, बहुत कोई देखा भी होगा। यहाँ पर एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, तो पानी का जो कनेक्शन है ना, पानी का कनेक्शन मिक्सिंग चैम्बर से होता है, और सैंड का भी कनेक्शन मिक्सिंग चैम्बर से होता है। इसमें बालू भरा हुआ, इसमें मिक्सिंग चैम्बर है। तो बालू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भेजते हैं, और पानी को यहाँ से भेजते हैं, पानी इस तरह पानी जा रहा है, और दोनों जाकर कहां पर मिलता है, दोनों जाकर कहां पर मिलता है, मिक्सिंग चैम्बर में। इसका नाम क्या है, मिक्सिंग चैम्बर, ठीक है। ये मेरा क्या सैंड है, ठीक है, और ये मेरा क्या वाटर है, वाटर, ठीक है। अब पानी यहां से आया और सैंड यहां से खोलेंगे, पानी जाने के बाद ही सैंड खोलना पड़ता है। जैसे खोलोगे तो मिक्सिंग चैम्बर में ये जैसे यहाँ पे डोर लगा रहता है, इसको ओपन करोगे तो दोनों मिलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से पाइप से इसको कनेक्शन हम कर दिए, ये पाइप के थ्रू सीधा कहां चला जाएगा, नीचे। इसमें अलग से कोई मोटर वोटर कुछ नहीं लगता है, और ना मिक्सिंग चैम्बर में लगता है, बस सीधा खोल देना है, पानी और बालू मिलकर सीधा पाइप से नीचे चला जाएगा, जहां पर भेजना है वहां पर बालू भेज दो, और बालू जाके स्टॉक होता रहेगा, जमा होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है अरेंजमेंट। इसको हम लोग कभी क्लास में और एक बार जानेंगे डिटेल्स में। तो ये हो गया स्टोइंग। स्टोइंग जो है ना, स्टोइंग के रूप में हम लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोइंग बहुत तरह का होता है। स्टोइंग होता है न्यूमेटिक होता है, हाइड्रोलिक स्टोइंग होता है, सैंड स्टोइंग होता है, एस स्टोइंग होता है। मतलब अगर हम लोग बालू नहीं भर के, मान लो कोई ऐसा जगह जहां पर बालू नहीं, वहां पर क्या है, बगल में एक थर्मल पावर प्लांट है, तो तुम थर्मल पावर प्लांट से बात की, उसके पास छाई बहुत ज्यादा होता है, तो बोला सर आप हमको छाई दे दीजिए, ठीक है। आपका छाई को दूर करने का प्रॉब्लम हम दूर कर देते हैं। तुम्हें तो महान आदमी बनकर गया उसके पास कि सर आप छाई हमको दे दीजिए, आप इतना छाई लेके परेशान है, आप हमको दे दीजिए, हम इसको कुछ करेंगे। तो बोला भाई हाँ सही बात, हम तो परेशान नहीं है, तुम ही ले जा। तो तुम उस छाई को ले आए अपना माइंस में लाके, इस बालू की जगह छाई लगा दिया, और छाई को क्या कर दिया, नीचे भर दिया, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है कि नहीं। तो उस ऐश को फिलिंग कर सकते हो तुम, ऐश फिलिंग उसको बोलते हैं। डेब्रिस को फिलिंग कर सकते हो, मान लो बहुत ज्यादा पत्थर ओपन कास्ट का डेब्रिस मटेरियल है, तो उसको तुम लाके यहाँ पे भर सकते हो, लेकिन वो मैकेनिकली करना होगा, ठीक है, थ्रो करना होगा। या फिर सैंड भर सकते हो। ऐसा कंसेप्ट भी आया ना कुछ विदेशी कंपनी में कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग कर सकते हैं, मतलब पानी भर के ऐसा कॉम्पैक्ट करके पानी भर के रख सकते हैं। पानी का भी थ्रस्ट होता है, उसको बियर करेगा लोड को, ठीक है। कुछ नहीं मिला तो पानी का ही थ्रस्ट के कारण वो खड़ा रहेगा, तो वो भी कॉन्सेप्ट आया है उसके बारे में भी। तो ये हो गया स्टोइंग के बारे में, यानी पिलर काटा। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि कोयला का सीम है, इस कोयला का सीम को हमको पूरा काट के लाना है, तो हम लोग पहले डेवलपमेंट किए, यानी पिलर गैलरी बनाए। अब टारगेट मेरा क्या है कि एक पिलर को लेना है, ठीक है। गैलरी और बन गया तो डेवलपमेंट मेरा हो गया। अब डिप्लेरिंग मतलब डीपिलरिंग, पिलर को डिपिलर करना, पिलर को काट के छोटा करना, पिलर को काट के लाना। तो पिलर को काट के लाने के तहत 2 तरह का प्रोसेस हो सकता है, एक हो सकता है स्टोइंग, एक हो सकता है कैरिंग। यानी पिलर को काट के लाओ, कुछ भर दो। कैसे काटेंगे नहीं काटेंगे अभी मैं डिस्कशन नहीं किया, अभी बता रहा हूं कि पिलर को काटेंगे, बदले में बालू सैंड ऐश कुछ भी भरेंगे, तो हो गया स्टोइंग।
और उस अगर पिलर को हम लोग काटते हैं और बदले में कुछ ना भर पाए तो वो हो जाएगा पूरा का पूरा केविंग। अगर उसको धंसने के लिए छोड़ देंगे तो होगा केविंग। जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारे माइंस में केविंग चलता है, तो केविंग में क्या होगा बाबू, देखो मान लेते हैं कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे जंगल उंगल पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कोई भी मतलब है नहीं, ऊपर से किसी को कोई मतलब नहीं, वहां पर कोई भी आबादी नहीं है, खेत खलियान ऐसा है, तो तुम यहाँ पर केविंग कर सकता है, इसको धंसने दे सकता है, धंस जाएगा तो किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे भी 5, 10, 15, 20 साल बाद तो जमीन बराबर हो ही जाएगा, तो उसको धंसने से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो धंसा सकते हो तुम। और अगर ऊपर में बिल्डिंग घर द्वार मकान है तो धंसने नहीं दे सकते, तो हम लोग को स्टोइंग करना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टोइंग करना पड़ेगा। क्लासेस में यहाँ तक कुछ समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया? एक बार रिप्लाई दे दो यार, बहुत मतलब मैं भी भूख रहा हूं बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, तो यहां तक बेसिक बात हमको समझ में आ गई। चलो ठीक है, आप सभी का रिप्लाई देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाकी लोग ध्यान से देखो। तो डियर स्टूडेंट देखो, तो हम लोग समझ में आया कि जो पिलर मेरा, देखो मेरा टारगेट क्या था, पिलर को काट के लाना था, सिम को काट के लाना है। तो सिम के लिए हम लोग डेवलपमेंट किया और डिप्लेयरिंग के, डिप्लेयरिंग का कंसेप्ट समझ में आया, या तो बालू भरो या फिर ये करो, केविंग करो। लेकिन जो कोयला का पिलर है, उस कोयला को पिलर को काटेंगे कैसे? वो जो कोयला का पिलर आप देख रहे हो, मेन बात तो प्रॉब्लम तो वहीं पर है। प्रॉब्लम कहां पर है डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आपका कहां पर है? प्रॉब्लम आपको है कि वो जो पिलर आप तुम देख रहे हो ना, उस पिलर को काटेगा कैसे तुम? ठीक है, अब वो जो पिलर, वो पिलर कटेगा कैसे? ठीक है ना, उस पिलर को काटेंगे कैसे? देखो अब पिलर को काटने का तरीका जानता है, तो डिप्लेयरिंग और डेवलपमेंट। तो नॉर्मली अगर डेवलपमेंट से काम करते हैं हम लोग, है ना, और अगर कोई कोयला का पिलर है, देखो ध्यान से, अगर मान लो ये मेरा कोयला का पिलर कहां बनाओ, यहां पर बनाते हैं, ठीक है, दिख रहा ना ये वाला कोयला का पिलर इतना, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिखना चाहिए बस। अगर कोयला का पिलर इतना है, तो अगर डेवलपमेंट से कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के अगर काम डेवलपमेंट के तरीके से करेंगे ना, तो दो चीज होगा। देखो एक ये गैलरी होगा, लेवल गैलरी, और ये डीप था, मान लेते हैं ये डीप और ये लेवल है, ठीक है, ये डीप और ये लेवल है, ये क्या है मेरा लेवल और ये डीप। तो दो चीज कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हम लोग लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस, एक क्या कर सकते हैं हम लोग, लेवल स्प्लिट स्प्लिट डीप स्लाइस। अभी समझाता हूं लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस क्या। देखो जैसे बाबू आपका ये पिलर था, ठीक है ना, पिलर था, तो जो पिलर में पहला अटैक होता है ये आपका लेवल है, ठीक है, तो जो पिलर में पहला अटैक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, जब पिलर पे पहला अटैक करते हैं ना, तो दो भाग बढ़ जाता है ना, उसको बोलते हैं स्प्लिट गैल, उसको बोलते हैं स्प्लिट पिलर, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो लेवल को स्प्लिट किया, ठीक है। अब डीप, डीप मतलब ये डीप है ना, तो डीप को तुम क्या कर रहे हो, स्लाइस कर रहे हो, इस तरह स्लाइस करोगे तो ये हो गया डीप स्लाइस। तो लेवल स्प्लिट, और ये डीप में क्या किया तुम, स्लाइस किया, डीप में स्लाइस चला रहा। स्लाइस मतलब जो लेवल को स्प्लिट करने के बाद जो आपका दो पार्ट बचा, उस पार्ट में नेक्स्ट चीज को, नेक्स्ट गैलरी को चलाने को लोग बोलते हैं। अब ये चलाना मतलब क्या, यहां पर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होता है, इस तरह से ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग करते करते हम लोग जाते हैं, करते 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 कोयला उठाते 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 पूरा खत्म करके हम लोग मिला देते हैं। जब मिल गया तो फिर यहाँ से डीप में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, इस तरह से डीप में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग स्टार्टिंग कर दी, इस तरह से। अब ये जो पार्ट बचता है इसी को बोलते हैं हम लोग रीव, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रीव। ये वाला बोलते हैं हम लोग स्लाइस गैलरी, क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइस गैलरी, गैलरी। इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्प्लिट किया ना, स्प्लिट किया ना, इसको बोलते हैं स्प्लिट गैलरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिट गैलरी, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे बाबू, रिब क्या होता है, स्प्लिट गैलरी क्या होता है, साइज क्या होता है, और ये पूरा का पूरा क्या था मेरा, पिलर, ठीक है। ये पूरा देखो, इस स्लाइस गैलरी, डीप गैलरी, डीप तो गैलरी का नाम था, डीप स्लाइस हम लोग कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग रिब, ये मेरा रिब हो गया, ठीक है, स्प्लिट गैलरी इसको बोलेंगे। तो ये सारी चीजें थी, इसको आप ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है। इतना सारा बात यहाँ पे समझ में आया। तो जो मेरा पिलर था, देखो फिर से देखो, तो जो मेरा पिलर था, एक और तरीका समझाएंगे। तो अब मान लो मेरा पिलर ऐसा नहीं हो कि पिलर ऐसा था, ठीक है, पिलर मेरा कैसा था बाबू, पिलर मेरा ऐसा था, इस तरह था, पिलर इस तरह था, लेकिन लेवल इसका ही है, लेवल ये वाला है, ठीक है, और डीप मेरा ये है, डीआई पे डीप मेरा ये है। तब कभी कभी क्या होता है ना, पिलर को उस कंडीशन में ना हम लोग इस तरह से लेवल स्लाइस नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, डीप स्लाइस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डीप स्लाइस, ठीक है, डीप, सॉरी डीप स्प्लिट, स्प्लिट ऐसे करते हैं, ठीक है, लेवल स्लाइस, ठीक है। तो ध्यान में रहे, हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक हो सकता है क्या,
लेवल स्लाइस मतलब ऐसा लेवल स्लाइस चला, इस तरह स्लाइस चला, ठीक है। तो हम लोग दो तरह से काम कर सकते हैं, पिलर का चिराई कर सकते हैं डेवलपमेंट में, एक होता है लेवल स्प्लिट डिप स्लाइस और एक डीप स्प्लिट लेवल स्लाइस। ये दो मेथड में हम लोग काम करते हैं नॉर्मली, इस तरह से हम लोग काम करना होता है, ठीक है। अब अगर मान लो केविंग, अब मान लो केविंग मेथड में काम कर रहे हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया डेवलपमेंट का बाय स्लाइसिंग। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एक साथ को, इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग, क्योंकि हम लोग स्लाइस चला रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्लाइस चला रहे हैं, स्लाइस के द्वारा काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली डेवलपमेंट में, सॉरी कहां चला गया वो वर्ड, एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे यार, कंफ्यूज थोड़ा हो गया, एक वर्ड मिसिंग हो गया, रुको एक बार मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है। एक चीज मिस हुआ, एक चीज मतलब वो पूरा बताते बताते एक चीज छूट गया, देखो थोड़ा समझ लेना। देखो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड है, इसका दो पार्ट, एक हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, दूसरा हो गया डिप्लेयरिंग। एक चीज मिट गया यार, ध्यान नहीं दिया हम, ठीक है, ठीक है। अब डिप्लेयरिंग दो तरह का, ठीक है, एक हो सकता है आपका स्टोइंग, स्टोइंग हो सकता है, और एक हो सकता है कैविंग, ठीक है। तो नॉर्मली जब स्टोइंग स्लाइसिंग मेथड में करते हैं ना, स्लाइसिंग मेथड में, तब हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, वही जो लिखे था आपका, एक हो सकता है आपका लेवल स्प्लिट, लेवल स्प्लिट, ठीक है, डीप स्लाइस, डीप स्लाइस मतलब आप लेवल में स्प्लिट चलाएं और डीप में स्लाइस चलाएं, और दूसरा हो सकता है आपका डीप राइस, डीप स्लाइस, डीप स्प्लिट, ठीक है, और लेवल स्लाइस, लेवल में आप स्लाइस करोगे, इस तरह हो सकता है स्लाइसिंग मेथड में। एक और मेथड आता है, इसको बोलते हैं स्टूक मेथड। तो नॉर्मली जब केविंग करते हैं ना हम लोग, केविंग नॉर्मली में, तो केविंग में जो होता है मैक्सिमम स्टूक मेथड में काम होता है, स्टूक। केविंग में काम करते समय कौन सा मेथड अडॉप्ट करना होता है, स्टूक। अब समझते स्टूक मेथड क्या होता है। देखो सबसे पहले जो मेरा पिलर है, मान लो पिलर मेरा ये था, ठीक है, इसको चार भाग कर देता है, चारों कोना से चला कैसे, देखो स्टूक, यही मेरा स्टूक कहलाएगा, और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, स्टूक। देखो ये मेरा पिलर है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या था, एक पिलर था, ये मेरा पिलर है, ठीक है, पिलर, ये मेरा पूरा का पूरा क्या, एक पिलर है। अब इस पिलर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पिलर को चार भाग में डिवाइड किए, तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक भाग का नाम क्या होगा, स्टूक। प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक भाग को हम लोग बोलेंगे स्टूक। तो हर एक पिलर, हर एक जो चीज आप देख रहे हो ना, क्या है, मेरा स्टूक है। कैसे इंक चल रहा है, बहुत मरा मरा चल रहा था, मजा नहीं आ रहा। कल इंक दो चार खरीद के लाना पड़ेगा, कल जाके खरीदेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रहे बाबू। तो ये तुम क्या देखा यहाँ पे, ये क्या है, स्टूक है, ये क्या है, तुम्हारा स्टूक है। तो अब बात है कि जो स्टूक आप देख रहे हो ना, तो केविंग मेथड में स्टूक लेने का तरीका क्या होगा, केविंग मेथड में स्टूक को आप कैसे ले सकते हो, और ये किस पे डिपेंड करता है स्टूक चलाने का तरीका। देखो हम फिर बता रहे हैं, हम लोग को कोयला को काट के लाना है, किस मेथड में लाना, बोर्ड एंड पिलर में लाना है। सब गैलरी बना के पिलर बनाए, अब पिलर को काट के ला रहे हैं, तो पिलर को काट के लाने के लिए पिलर को हम लोग कैसे काट सकते हैं, एक पिलर को तुम लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस करके काटो, इस तरह से काटो, लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस काटो ना, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह से काटो, ठीक है। और दूसरा तुम कैसे काट सकता है, एक ऐसे काट सकता है तुम, और कैसे काट सकता है, या फिर तुम डीप स्प्लिट लेवल स्लाइस करो, डीप स्प्लिट कर दो, लेवल में स्लाइस चलाओ, इस तरह से करो, कौन मना किया है, इस तरह से करो, है कि नहीं। और एक तरीका होता है स्टूक, मतलब एक पिलर था उसको तुम चार भाग कर दिया, कितना भाग किया, चार भाग, चारों तरफ, और प्रत्येक का नाम क्या है, स्टूक। अब ये जो स्टूक है उसको लेने का तरीका क्या है, अब स्टूक को हम लोग कैसे लेंगे, तो स्टूक का लेने का तीन तरीका है, ठीक है, स्टूक का लेने का तीन तरीका है, यही तीन तरीका आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। एक होता है अटैकिंग द एंटायर रूफ, इसको थोड़ा मिटा दूं, जगह कम पड़ रहा उधर, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है बाबू, देख लेना, पुराना सब तो मिलेगा ही, रिकॉर्डिंग में तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसका नाम है अटैकिंग, अटैकिंग द एंटायर रूफ, द एंटायर रूफ, ENTIRE, एंटायर रूफ, ठीक है, अटैकिंग द एंटायर रूफ। देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टूक में डिवाइड किया, अब ले रहे हैं हम लोग स्टूक, तो एक स्टूक, स्टूक स्टूक हम बनाएंगे यहाँ पे, सिर्फ स्टूक, तो ये आपका एक स्टूक है, ठीक है। अब इस स्टूक को आपको लेना है, तो अटैकिंग द एंटायर रूफ का मतलब क्या है ना, कि आप ऐसे करके चलाओगे, देखो एक नंबर, एक नंबर में आप सीधा ऐसे चलाओगे, सॉरी ऐसा नहीं, माफ करना गलती हो गया, एक लाइन, अटैकिंग द एंटायर रूफ ऐसा होगा, ऐसे करके चलाओ, एक नंबर में, दो नंबर में पूरा एकदम एक साथ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हुए, दो नंबर, तीन नंबर में ऐसे चलाओगे, तीन नंबर, और जो सबसे लास्ट में चार नंबर चलाओगे ना, उसके बाद एक छोटा सा जो रिब के रूप में कॉर्नर में छोड़ दोगे, जितना आप ले पाओगे, जितना आप सपोर्ट, क्योंकि केविंग में काम कर रहे हो ना, तो केविंग में छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, अगेंस्ट द रूफ, तो ये आप छोड़ दोगे। कुछ गलत डायग्राम बना दिया मैं, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा, माय मिस्टेक, डायग्राम थोड़ा सा कुछ गलत बना रहा हूं, ये जैसे स्टूक था ना, सॉरी बाबू, एक बार मैं फिर से बनाता हूँ,
कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पहले हम लोग ऐसे चलाएंगे, ठीक है, एक नंबर ऐसे चलाएं, ठीक है, इस तरह छूटेगा रिप, ठीक है ना, इस तरह रिप छोड़ना होगा, एक नंबर ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह रिप छोड़ेंगे, एक नंबर चलाएं, दूसरा नंबर हम लोग ऐसे चलाएंगे, तीसरा नंबर हम लोग ऐसे चलाएंगे, ठीक है, और 4 नंबर ऐसे चलाएंगे, और इस तरह से रिप जो 2 मीटर है ना, रिप 2 मीटर मेरा छूट जाएगा। ये होता है टेकिंग द एंटायर रूप। मतलब एक नंबर जैसे स्टूक था ना वाला मेरा पूरा, इस तरह से पूरा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग यहाँ पे करेंगे, तो ये वाला इतना खाली हो जाएगा मेरा, फिर 2 नंबर में करो ऐसा खाली हो जाएगा, 3 नंबर पर ऐसा खाली हो जाएगा, 4 नंबर सब खाली हो जाएगा, पूरा कोयला उठा लिए, इस तरह से एक रिप पतला सा छूट जाएगा वहां। ये होता है टेकिंग द एंटायर रूप। और बाद में इस रिप को क्या करेंगे, पंचर कर देंगे। क्या क्या समस्या होती है कैविंग और स्टोइंग में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि अटैकिंग द एंटायर रूप क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। दूसरा होता है हाफ मून मेथड। हाफ मून मेथड ये कब अप्लाई करते हैं, ये कब अप्लाई करते हैं अटैकिंग द एंटायर रूप, ये कब अप्लाई होता है, अटैकिंग द एंटायर रूप तब अप्लाई होता है डियर स्टूडेंट्स जब मेरा रूफ का कंडीशन बहुत अच्छा होता है। मतलब रूफ ये सपोर्ट करता है कि जितना दूर चाहे तुम चला के अपना काम करो, ठीक है, ठीक है, रूफ इस बात को सपोर्ट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं अटैकिंग द एंटायर रूफ पे काम करते हैं। मतलब बहुत अच्छा कंडीशन रूफ का है तो अटैकिंग द एंटायर रूफ में काम होता है, तब इस तरह से काम करते हैं हम लोग। 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है, और 4 नंबर में लेते हैं, तो इस तरह काम होता है। और हाफ मून मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा एक स्टूक है, अरे यार कौन फोन कर रहा, हेलो, हाँ बोलिए, गुड इवनिंग, बोलिए। अभी सुनिए, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं लाइव क्लास हूँ, ठीक है ना, बाद में बात करते हैं आपसे। देखिए, तो ये जो अटैकिंग द एंटायर रूफ हो गया ना, अब हाफ मून मेथड में क्या होता है, रिप तब कैसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें आप क्या करते हो ना, छोटा छोटा पार्ट, देखो इसमें जब तुम स्टार्टिंग किया तो पूरा एक साथ रूफ में तुम अटैक किया, पूरा तुम यहां से लेके यहां तक ब्लास्टिंग किया, लेकिन इसमें हम छोटा छोटा पार्ट को लेंगे, पहला ऐसे, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, इस तरह से, इस तरह 4 नंबर वाला है ना, इस तरह से 4 नंबर वाला। तो इस तरह से जब हम लोग चलाएंगे ना, ये देखो एक चांद के जैसा यहाँ दिख रहा है, इसी आधा चांद के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ मून मेथड। तो हाफ मून मेथड में क्या होता है, अटैकिंग द एंटायर रूप में क्या अंतर है, अटैकिंग द एंटायर रूप में क्या पूरा रूप में एक साथ पहले से पूरा एकदम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग दनादन ब्लास्टिंग करो और ले लो। और हाफ मून मेथड में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा लो। तो जब रूफ का कंडीशन यहाँ लिख लेना बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड रूफ, ये लिख लेना वेरी गुड रूफ, ठीक है, वेरी गुड रूफ, अगर ऐसा कंडीशन में है तब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में लेंगे। अगर रूफ मेरा सिर्फ गुड है, वेरी गुड नहीं है, वेरी वर्ड नहीं है, केवल गुड है, तो हाफ मून मेथड में लेंगे। और रूफ का कंडीशन अगर पुअर है तो हम लोग किस मेथड में लेंगे, तो हम लोग फेंडर मेथड या चौकीदार, इसको आप लोग बोलते हैं फेंडर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चौकीदार, नाम सुना है ना भाई, चौकीदार। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं सपाट मेथड, सपाट, सप्ता मेथड, माफ करना, सप्ता, ये अर्ध चंद्राकार है, अर्ध चंद्राकार मेथड। और ये वाला क्या होगा, चौकीदार मेथड। चौकीदार मेथड तो वहां पे जहां पर मेरा रूफ का कंडीशन बहुत खराब, जहां पर मेरा रूफ का कंडीशन बहुत खराब, कितना खराब, इतना खराब कि आप वहां जैसे कोयला निकालोगे सामने चाल धस सकता है। रूफ का कंडीशन कितना खराब, इतना खराब है बाबू कि जैसे कोयला निकालोगे सामने वाला चाल धस सकता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक चौकीदार तुमको बनाना पड़ेगा। कहां चौकीदार बनाओगे, पहले तुम एक चौकीदार बना के अपने पास छोड़ दो, इस तरह से तुम चौकीदार बना दो। इस तरह से तुम क्या करना होगा, चौकीदार एक बना के तुम यहाँ पे पूरा रिप सॉलिड छोड़ दो। उसके बाद यहां से तुम अटैक करने स्टार्टिंग करो, 1 नंबर में, यहां से 1 नंबर में इस तरह गैलरी चला के अटैकिंग करो, इस तरह बीच में गैलरी चला के इधर ज्वाइन करा दो। 1 नंबर गैलरी पूरा ऐसे ज्वाइन करवा दो, दूसरा नंबर गैलरी फिर से इस तरह चला के जितना हो सकता है गैलरी ज्वाइन करवा दो, और रिप इधर छोड़ दो, सॉलिड रिप बीच में छोड़ दो। 1 नंबर 2 नंबर जो चलाना छोड़ दो। ये जो चौकीदार होगा 10 मीटर चौड़ा होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पार्ट बचेगा इसको तुम हाफ मून मेथड से लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे इसको हम लोग लेंगे हाफ मून मेथड में। लेकिन जो मेन समस्या था दूर में गिरने वाला तो हम लोग खत्म कर लिए, अब जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ ना इसको हाफ मून मेथड से लेंगे, और जितना ले पाएंगे, जितना संभव होगा उतना कोयला को काट के हम लोग लेकर आएंगे। जो बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पंचर करके छोड़ देंगे। अब ये जो बार बार हम वर्ड पंचर पंचर कर रही होता है क्या, इस चीज को थोड़ा देर में जानेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि जो हम पढ़ाएं ये तीनों चीज था क्या, एक बार फिर से डायग्राम बना के करके हम लोग समझते हैं। ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्लास में, स्टेज 1 क्लास में आप अगर एक बार समझ जाओगे ना सारी चीजें क्या क्या है, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा कहीं पर किसी के सामने एक्सप्लेनेशन करने से। डियर स्टूडेंट्स, अभी का टाइम इंटरव्यू का टाइम है। आप सबको पता है कि जब आप लोग जाते हो सिम्फर वगैरह, वैकेंसी वगैरह एग्जाम देने के लिए, तो इंटरव्यू से सवाल जैसा सवाल जवाब बहुत आता है। तो कॉन्फिडेंट रहेगा जब आपसे बोला जाएगा कि हाफ मून मेथड क्या जानते हैं, तो तुम बोलोगे सर जानता हूं नहीं, मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, एक बार में आपका सिलेक्शन होगा। मेरा सिम्फर में, ISM में बहुत बार सिलेक्शन हुआ है। मैं टोटल 3 से 4, 1 2 3 4
4 टोटल गवर्नमेंट जॉब निकाला हूं, 1-2 छोड़ दो, प्राइवेट में 2-3 जगह जॉब निकला है। आप लोग जॉय माइनिंग के लिए तरसते हो ना, जॉय माइनिंग मेरा सिलेक्शन किया था, मैं उसको छोड़ दिया है ना, प्राइवेट कंपनी में भटकते हो ना, जॉय माइनिंग में सिलेक्शन हुआ था। संग्रह चटर्जी वहां का नाम है, जो रिक्रूटमेंट करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट को देखते हैं, संग्रह चटर्जी, ठीक है, उनका नाम है। वो बाहर बहुत बार हमको कॉल किया कि आप आके ज्वाइन कर लीजिए, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। और जब मैं इंटरव्यू देके वहां से निकला ना, तो उनसे बोले क्या बीटेक के हैं क्या? उस समय मेरा बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ था, केवल डिप्लोमा था। मैं बोला नहीं सर, बोला आप बीटेक के होते हैं ना, आप बीटेक के नॉलेज वाले हैं, और आप अगर बीटेक अगर होता ना तो 10,000 सैलरी आपको ज्यादा मिलता। बोले जी सर थैंक यू सो मच, पर मेरा बीटेक नहीं है, आप ऐसे बढ़ाना चाहते हो तो बोलिए। तो बोला नहीं ऐसा नियम में नहीं है। देखिए तो ये था वहां का, और इसके साथ एनसीएल में मेरा सिलेक्शन हुआ ओवरमैन में, खैर किस्मत खराब नहीं जा पाया। सीसीएल में तो ज्वाइनिंग हुआ ही है। रेलवे का जॉब मैं दिया, रेलवे निकल गया मेरा, आपको पता है। आप मेहनत करोगे भाई, मेहनत करो जीवन में, बस अपना एलिजिबिलिटी को बढ़ाओ, आपको हर चीज मिलेगा। अब देखो, अब एक एक करके सब समझते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं। तो अगर मान लो स्टोक मेथड में जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा पिलर काटना था, ठीक है, एक पिलर को काटना था। ये मेरा एक पिलर है, तो पिलर को 4 भाग किए हम लोग, 1 2 3 4, ठीक है। देख लो, ध्यान से देख लो, एक पिलर को कितना भाग, 4 भाग, प्रत्येक भाग का नाम क्या है, स्टोक। तो पहला नियम इसमें लगा देते हैं, अटैकिंग द, जिसमें वेरी गुड है, मान लो वेरी गुड है ना, इसमें अटैकिंग द एंटायर रूप। तो पूरा रूप को हम लोग क्या करें, इस तरह से अटैक करते हुए जाएंगे पूरा एक साथ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और यहाँ पे साइड में ना क्या होगा, रिप छोड़ के रखना होगा इस तरह से। ये हो गया अटैकिंग द एंटायर रूप, ठीक है। अब अगर मान लो तुम काम कर रहे हो किसमें, किस मेथड में काम कर रहे हो, दूसरा क्या है तुम्हारा, अगर तुम हाफ मून मेथड में काम करोगे तो यहाँ पर तुमको मून बना के जाना है, हाफ ऑफ मून इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रिप छूट जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह 4 नंबर, यहाँ पे रिप छूट जाएगा। ये हो गया आपका हाफ मून मेथड, ठीक है। और अगर मान लो चाल अगर बहुत खराब है, तो आपको पहले एक चौकीदार बनाओ यहाँ पे, ठीक है, एक चौकीदार के रूप में अपना सेफ्टी में रख लो। फिर यहाँ से गैलरी चलाओ, ऐसा करके इस गैलरी को कनेक्ट कर दो, 1 नंबर में गैलरी कनेक्शन हो गया। दूसरा नंबर है, फिर एक गैलरी चला के कनेक्शन कर दो, 2 नंबर कनेक्शन हो गया, रिप छूट गया मेरा, रिप सॉलिड छोड़ दिया हम लोग। अब ये जो गैलरी जो बचा, इतना जो पिलर मेरा बच गया, इसे चलाओगे ना, इस सबका सब खत्म हो जाएगा, आपका रिप ऐसा छूटा हुआ रहेगा, ये खत्म हो गया इस तरह से। अब ये जो रिप बचा है, इसको हाफ मून से लेना है, बोले इस तरह से लेना, इस तरह पहले काट के खाए, फिर दूसरा बार इस तरह से चलाए, फिर तीसरा बार इस तरह से खा के खत्म करके इसे बांध बूंद के लेके अपना चलाए। ये रिप छूट गया। अब रिप में अगर कोयला छूटा हुआ बहुत ज्यादा, इसको पंचर कर दो, रिप अगर खड़ा है इसको गिरा दो, ठीक है, और जितना सपोर्ट कर रहा लेना है कोयला वहां से ले लो, उसको गिरा दो। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, क्या इस तरह से हम लोग पिलर को काटते हैं। तो डेवलपमेंट इस तरह हम लोग करते हैं, और डिप्लेयरिंग इस तरह से करते हैं। तो मोटा मोटी बोर्ड एंड पिलर का जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक चीजें था, वो सब आपको क्लियर कर दिया, सारा चीज समझ में आ गया होगा, सारा चीज मैं बता दिया। अब जो बोर्ड एंड पिलर मेथड में जब काम करते हैं ना, तो कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे लोकल फॉल, मैन फॉल, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रीमेच्योर कोलैप्स, ओवरराइडिंग, एयर ब्लास्ट, ठीक है, बम्प और इंड्यूस ब्लास्टिंग। ये सारे कुछ टेक्निक्स है जो बोर्ड एंड पिलर का पार्ट है, बोर्ड एंड पिलर का से जुड़ा हुआ चीजें, ठीक है। बोर्ड एंड पिलर खत्म नहीं हुआ, अभी ये सब चीजें आएगी इसमें। जब आप बोर्ड एंड पिलर में काम करोगे ना, तो ये सारे टर्म आपको आएगी। इसके अलावा फेस, वर्किंग प्लेस, ठीक है, वर्किंग, डिसयूज वर्किंग, अनयूज वर्किंग, ठीक है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को पढ़ना और जानना पड़ेगा। तो कल का जो टॉपिक होगा, कल हम लोग जो क्लास करेंगे, कल का सारा जो टॉपिक आएगा, ये सारा डेफिनेशंस के ऊपर रहेगा, सारा इसके ऊपर चलेगा पूरा का पूरा क्लास। मतलब एक डेफिनेशन पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ये सारा चीज क्या था, एक थ्योरी था, प्रैक्टिकल जैसा कुछ चीज था, डायग्राम जैसा था। अब कल जो पूरा का पूरा होगा डेफिनेशन का पार्ट होगा, तो बहुत सारा चीज को हम लोग कल लिखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो कल पेन पेपर लेकर ही बैठना पड़ेगा आप लोग को। आज तो डायग्राम 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 ही कर रहे हैं हम लोग पूरा को पूरा 2 क्लास में, कल से लिखना पड़ेगा। कल डेफिनेशन वाला पार्ट सारा आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे सारा का सारा चीज, तो वहां पे वो सारा चीज होगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ क्लास बाबू, ठीक है, क्लास खत्म तो नहीं हुआ है, क्लासेस अभी चलेगी थोड़ा सा और, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज है। ये जो पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या होता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। हम लोग जो पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग करते हैं, वो कैसा, आर्टिफिशियल पैनल क्या होता है, नेचुरल पैनल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक माइंस का प्लान हम लोग कल देखेंगे। कल मेरा प्लान एक्चुअली जो मेरा प्लान है ना, मैं जिसे पढ़ाता हूँ, वो प्लान मुझे आज नहीं मिला। बीच में ना मैं थोड़ा इधर उधर गया ना, तो कोई हो सकता बहुत कोई घर में आया था इस बीच, तो कहीं रख दिया होगा अलमीरा में, तो मैं अलमीरा में खोजूंगा। कल मैं प्लान लेकर आऊंगा, कल प्लान को भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे काम होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे। अब आज के क्लास में जिनको जो समझ में आया, ठीक है, वो जिनको जो भी सवाल पूछना है, ठीक है, जैसे एक लड़का पूछ रहा है सर आउटक्रॉप क्या होता है, अपना हर एक सवाल जो आपको पूछना है, जो जानना है, आप सवाल को पूछो। अभी मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा 5-10 मिनट, उसके बाद क्लास खत्म होगा, ठीक है। जिसके मन में जो सवाल है आप अपना सवाल को पूछो। अब इसके बाद मैं कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, अभी इतना ही मैं स्टॉप करता हूं अपना टॉपिक आज, फिर इसके बाद कल।
देखो बाबू याद रखना, क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होती है, अभी थोड़ा टॉपिक्स ज्यादा है तो धीरे धीरे चल रही है। अभी जब पिकअप पकड़ूंगा तब तुम सोच नहीं सकते हो क्या पिकअप का स्पीड होगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके अपना सवाल पूछो। अच्छा, एक सवाल का मैं जवाब दे देता हूं, तुम लोग ध्यान देना कि अभी हम जितना भी बताएं, आपको हम कभी नहीं बोले कि लेवल गैलरी कितना होगा, स्प्लिट गैलरी का साइज कितना होगा, रिप का साइज क्या होगा, मैं बताया? एकदम नहीं बताया। एज पर सीएमआर पिलर का साइज कितना रखना, नहीं बताया ना? इस पे सारा का सारा एमसीक्यू लिखवाऊंगा, ठीक है ना? तो डोंट वरी, एकदम टेंशन मत लेना, सारा चीज को हम लोग कवर अप करेंगे। अभी एमसीक्यू बोल के है ही नहीं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये अभी स्टेज 1 में है। स्टेज 1 में नो डेटा, कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा, कोई सिर्फ और सिर्फ कहानी है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग को सिर्फ आपको एडजस्ट करना है कि हो क्या रहा है, बस ये जानो। जब हम लोग पढ़ लेंगे ना तो हम लोग सब जानेंगे कि स्प्लिट गैलरी क्या होता है, लेवल गैलरी क्या होता है, अगर एचडीएल चला रहे हो तो क्या होगा, पार्टिंग कितना रखना पड़ेगा 20 में, तो हर चीज के बारे में जानना पड़ेगा। एग्जाम में तुम जितना सवाल देखो, जितना तुम पढ़ा है ना उतना तो रहेगा ही रहेगा, उससे एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ रहेगा। अभी स्टेज 1 में स्टेज 2 में जाने तो दो, कल शायद, कल तो क्लास नहीं है, सॉरी परसों, परसों जब हम लोग क्लास करेंगे तो देखते हैं कितना सारा चीज को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? तो जितना कवर अप करना होगा मैक्सिमम चीज को कवर अप करेंगे हम लोग परसों की क्लास में, और एमसीक्यू नोट्स वगैरह भी होगा, तो हो सकता है उस क्लास में मैं स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा। आप लोग जो जुड़े हैं, जो बहुत सारे बच्चे अभी भी देखा मैं क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाना। और डियर स्टूडेंट्स एक बात मैं बता देता हूं, देखो क्लास में जो रिकॉर्डिंग का सुविधा है ना, ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए, ध्यान सुन लेना। क्लास में रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी जो है ना, वो किस लिए पता है? वो इसलिए है कि जब कभी आप क्लास नहीं कर पाए तो उसका रिकॉर्डिंग का लाभ मिल जाए। लेकिन अगर मान लो आप क्लास में टोटल मान लेते अभी तक मान लेते टोटल स्टूडेंट का अगर 60%, सॉरी अगर 80% भी अगर बच्चे क्लास में नहीं आते हैं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा उस दिन। इसलिए ध्यान में रहे, क्लास का रिकॉर्डिंग का क्या है कि वो इमरजेंसी के लिए है रिकॉर्डिंग, फ्यूचर के लिए रिकॉर्डिंग है, लेकिन क्लास में प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग देख के आप जितना क्लास में प्रेजेंट रह के सीख पाओगे ना, दिमाग जितना अलर्ट रहेगा ना, आप क्लास में, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के उतना नहीं सीख पाओगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, कि कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है कि सर लाइव है, सर से मैं कुछ पूछूंगा, कुछ बोलेंगे तो मुझे सुनना पड़ेगा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग हुआ ना तो आपका दिमाग अलर्टनेस को खो देगा, आप जैसे चाहे तैसे रहेंगे। और एक बात, जब आप लाइव क्लास करते हो ना, तो लाइव क्लास करने का एक तरीका है। कैसे तरीका है? हमेशा टेबल चेयर कुर्सी पे बैठो, नहीं हो पा रहा तो बेड पे बैठो, बिना किसी डिस्टर्बेंस का हेडफोन लगाओ और मोबाइल को सामने रखो और कॉपी पेन लेके बैठो। अगर आपको सच में पढ़ना है, लाइव क्लास से सीखना है ऑनलाइन क्लास में, तो इस तरह से बैठ के पढ़ाई करो, तब तुम सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। केवल और केवल हेडफोन लगा के इधर उधर घूम रहा है, माँ बुला रही है, हाँ हाँ आ रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं सीख पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा लाइव क्लास का। आपको कंसंट्रेट करके 1.5 घंटा से 2 घंटा मुझे देना ही पड़ेगा अपना जीवन, अगर आपको जॉब चाहिए तो, है ना? आपको जॉब चाहिए तो 2 घंटा कंसंट्रेट करके देना पड़ेगा। और आप लोग जितना भी बच्चे हैं, सभी का सभी बच्चा सुन लो, नोट्स बना के कल शाम तक, परसों है ना क्लास, परसों तक, कल अगर सेंड कर दे बहुत अच्छा है, जो मैं पढ़ाया उसको नोट्स बना के व्हाट्सएप पर भेजना। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग 2 कॉपी बनाए हैं कि नहीं, ठीक है? पहला कॉपी रफ, दूसरा कॉपी फेयर, तो फेयर में होना चाहिए सारा का सारा चीज, जितना मैं कुछ पढ़ाया हूं ना सारा चीज फेयर में उतर के मेरा व्हाट्सएप में आ जाना चाहिए, ठीक है? सभी लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मतलब मेरा व्हाट्सएप पर्सनल में नहीं, ग्रुप में व्हाट्सएप करना, ग्रुप में भेजना, ठीक है? आप जो नोट्स बनाए हो, जो 2 क्लास में आप सीखे हो, जो देखे हो, जो डायग्राम आपको नजर आया, जो भी आप समझ में आया ना, इसका नोट्स बना के व्हाट्सएप करना, ठीक है? यह ध्यान में रहे कल। अब सवाल को मैं लेकर करके देखता हूं, चलिए आते हैं। नॉर्मली रूप में क्या है, स्टूक है ना सर? हाँ, 2 मीटर के स्टूक का प्रोविजन है, सही है। रिप कितना होता है? रिप 2 मीटर होता है नॉर्मली रूप में। आप लोग सवाल पूछो ना यार, क्या एक बार सवाल सबको फिर से करो। व्हाट्सएप ग्रुप नेम सर? अनिश, आप ना लेट से ज्वाइनिंग किए थे ना, इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हो पाए हो। आप लास्ट में, मतलब लास्ट में 7:30 बजे के आसपास आपका ज्वाइनिंग हुआ था ना, आपको मैं क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। आप ही नहीं हो, ऐसे 3-4 बच्चे, कुंदन भी है, कुंदन का भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है, और 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को भी नहीं हो पाया है, तो 3-4 बच्चे हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग टेंशन मत लो बाबू, मैं क्लास खत्म होगा उसके बाद जोड़ दूंगा, ठीक है? सर डीप स्प्लिटिंग में रिप किधर छोड़ा जाता है? हाँ देखो, गुड क्वेश्चन, ध्यान सुन लो, इसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, जब डीप स्प्लिटिंग करेंगे ना बाबू, तो ये वाला जैसे मान लो मेरा पिलर है, तो लेवल, ये मेरा पिलर है,
तो डीप स्प्लिटिंग करेंगे ना तो रिब देखो कहां छूट रहा, ये स्लाइस किए, ये स्लाइस किए तो रिब कहां छूट रहा, देखो आपका अगर मान लो ये डीप साइड है ना तो रिब डीप में ही छूटेगा, ठीक है, हमेशा डीप में रिब छूटता है और डीप में ही रहेगा। अरे मैं ही बनाया, मैं देख लिएगा, देखो हाँ ठीक है, मुझे ऐड कर दिया, हाँ कर दूंगा रोहित। साइज ऑफ स्प्लिट गैलरी, दिव्यांश टेंशन मत लो, कल हम लोग क्लास में सिर्फ एमसीक्यू होगा, अभी हम लोग सिर्फ अभी इस चीज को कर रहे हैं ना, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ओनली और ओनली क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं, लिखाएंगे कल, अगर समझाते समझाते लिखवाऊंगा ना तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना, इसलिए केवल समझाया हूं मैं, लिखवाया नहीं हूं, ठीक है, अभी कोई डेटा नहीं, कल का क्लास में होगा, ठीक है। हाँ और क्या है सर, हेडिंग वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, हेडिंग वाला गुलाम महबूब, देखो जो हेडिंग होता है ना, जब कोई हम लोग, जब कोई मेरा पैनल होता है, जब सॉरी माफ करना, पैनल में ही नॉर्मली हेडिंग होता है या कोई माइंस होता है ना, तो जितना भी जगह को हमको चलाना है, ठीक है, मान लो ये मेरा कोयला का पिलर है, सॉरी ये मेरा मान लो सीम है, दिस इज माय कोल सीम, ओके, इस कोल सीम को चलाना है, तो कोल सीम लेने के लिए ना डिसाइड करना पड़ता है कि मैक्सिमम कितना हेडिंग लेके हम लोग चलाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम कितना हेडिंग लेके चलाएंगे, तो हेडिंग का मतलब तुम कितना गैलरी तुम एक साथ आगे बढ़ा रहे हो, पूरा माइंस मान लो तुम्हारा 3 किलोमीटर है तो पूरा एक साथ तो नहीं चला पाएगा ना भाई, तो 5-5 4-4 गैलरी चलाएगा ना, कि 5 गैलरी पहले यहाँ चलाए सर, फिर 5 गैलरी बाद में चलाएंगे, फिर 7 गैलरी चलाएंगे, तो पूरा पूरा माइंस में तुम देखोगे ना तो 200-300 गैलरी होता है, तो 200 गैलरी एक साथ नहीं चलेगा, तो जितना गैलरी तुम चलाते हो उसी को हेडिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये होगा। ओके सर, सर क्या है चौकीदार मेथड का साइज क्या है, चौकीदार मेथड का साइज नहीं होता, साइज चौकीदार का होता है, हम लोग इस क्लास को कल हम लोग और डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में, तो जो चौकीदार का साइज होगा 10 मीटर इंटू 10 मीटर का होता है, ठीक है, हम लोग एमसीक्यू कल डिस्कशन करेंगे, इस सब पे कल बात करेंगे बाबू, ठीक है। हाँ सर माइनिंग मेथड, हाँ रुक जाओ बाबू एक बार, अविनाश सर माइनिंग मेथड में ओपन कास्ट माइनिंग मेथड से एक्सट्रैक्शन के बाद क्या हमेशा हाईवेल माइनिंग मेथड यूज किया जाएगा, या फिर कोई केस में ओपन कास्ट माइनिंग मेथड के बाद डायरेक्टली अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड यूज किया जाएगा। सर माइनिंग मेथड में ओपन कास्ट माइनिंग मेथड से एक्सट्रैक्शन के बाद क्या हमेशा किया जाएगा या फिर, देखो बता देते हैं, सब चीज मैं समझ गया, मैं तुम पूछना चाह रहे हो कि सर ओपन कास्ट जब चला हुआ है तो क्या हमेशा हाईवेल चलेगा, तो देखो ऐसा जरूरी नहीं, टेक्नोलॉजी सेट होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है कंपनी के पास उतना सेटअप होना चाहिए उसको लगाने के लिए, और प्रॉपर सिम होना चाहिए उस साइज का जिस साइज के लिए मशीन है, प्लस उसका रूफ क्वालिटी वैसा होना चाहिए ताकि वो काम करे। अगर मान लो रूफ का आरएमआर खराब है तो तुम हाईवेल अगर चलाओगे तो रूफ क्या होगा, उसी समय धस जाएगा, मशीन के ऊपर गिरने का चांसेस रहेगा। अगर लेकिन रूफ का क्वालिटी अगर बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर वो ठीक है ना, कम से कम वो गुड भी हो तब वो जाके काम करेगा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड ना हो, कम से कम गुड भी हो तब वहां पे काम करने में ज्यादा बेहतर है, ठीक है, तो हम लोग करते हैं, सब जगह नहीं होता है। फिर और इसमें है सर ओपन कास्ट के बाद डायरेक्टली अंडरग्राउंड में यूज किया जा सकता है, ओपन कास्ट के बाद डायरेक्टली अंडरग्राउंड में हाईवेल को यूज किया जा सकता है, क्या सवाल क्या है, क्या हमेशा हाईवेल माइनिंग मेथड का यूज किया जाएगा या फिर कोई केस में ओपन कास्ट मेथड के बाद डायरेक्टली अंडरग्राउंड माइनिंग यूज किया, ओपन कास्ट नहीं, ओपन कास्ट के बाद देखो हाईवेल माइनर अलग है, कंटिन्यूअस माइनर अलग है, इसलिए उसको हम लोग नहीं यूज कर सकते वहां। हाँ स्लाइसिंग कितना चला सकते हैं बाबू, देखो ये पिलर के साइज और पे डिपेंड करता है ना, पिलर का साइज अगर मान लो तुम्हारा माइंस में केवल 15-20 मीटर का ही है, 20 मीटर इंटू 18 मीटर, तो तुम केवल 3 से 2 ही चला पाओगे, है कि नहीं, 2 ही चलेगा तुम्हारे माइंस में। लेकिन अगर मान लो कोई माइंस है जिसमें पिलर कितना है, जैसे मान लो पिलर का साइज कितना 40 मीटर का है, तो उसमें उसको 3-4 चल जाएगा, है कि नहीं, तो इस तरह से होता है, ठीक है बाबू। हाँ ठीक है राजी अदब, ये तुम्हारा सवाल इसके बारे में है। हाँ क्या है, पिलर पंचर करने के लिए कौन सा एक्सप्लोसिव, पिलर पंचर के लिए वही एक्सप्लोसिव यूज करोगे जो तुम नॉर्मली माइंस में यूज करते हो, ठीक है, तो एक्सप्लोसिव अलग से नहीं होता, वही एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है जैसे ब्लास्टिंग में नॉर्मली यूज होता है ना वही। और क्या सवाल किसका है, कोई क्लास के स्टार्टिंग में पूछे थे, आउटक्रॉप, मुझे याद है बेबी आपका सवाल, ये सब सवाल जितना भी रहेगा ना आपका आउट ऑफ सिलेबस, आप धीरे धीरे सीख जाओगे मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक है। आउटक्रॉप, आउटक्रॉप जो टॉपिक है ये लास्ट में देखो, क्योंकि ये टॉपिक से हटके है थोड़ा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आउटक्रॉप का मतलब होता है जब मेरा ओपन कास्ट वर्किंग चलती, नहीं आउटक्रॉप नहीं था, बॉक्स कट था, माफ करना, सवाल बॉक्स कट था। तो जब ओपन कास्ट माइनिंग स्टार्ट होती है ना, तो जो पहला कट लगाया जाता है उसी को हम लोग बॉक्स कट बोलते हैं। तो नॉर्मली जो बॉक्स कट कैसा होता है ना, ऐसा करके हम लोग चलाते हैं, जैसे सरफेस है ना मेरा, तो सरफेस पे इस तरह से कटिंग करके हम लोग चला देते हैं, इस तरह कटिंग करके काटते काटते मिट्टी में चल जाते हैं। इसको हम लोग ओपन कास्ट जब स्टार्ट करेंगे ना, तो बॉक्स कट क्या होता है, बॉक्स कट के बाद बेंच कैसे बनता है, बेंच बनाने के लिए किस तरह ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना है, उस प्रोसेस को जानेंगे, इसमें बहुत सारा चीज है।
सर रूफ गिरने के लिए नॉर्मली P1 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वो कर सकते हो। हाँ, डेक्लाइन एंड कोरिंग को समझाइए। डेक्लाइन एंड कोरिंग, ओम प्रकाश साहब ध्यान से सुनो। डेक्लाइन का मतलब होता है, डेक्लाइन देखो, जब कोई मान लो मेरा सरफेस है, ठीक है, और ये कोयला का सीम है, और कोयला सीम बहुत कॉस्टली या फिर कोई ऐसा मिनरल है जो बहुत कॉस्टली है, तो इस सब जगह ना हम लोग क्या करते हैं, इस तरह सर्कुलर रोडवे बना देते हैं। नॉर्मली मेटल माइंस में होता ही है, ठीक है ना, मेटल माइंस में होता है। तो ये जो सर्कुलर रोडवे जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डेक्लाइन, ठीक है। और ये रास्ता में क्या होता है, तुम गाड़ी लेके जा सकते हो, तुम गाड़ी व्हीकल से जा सकते हो। प्रोडक्शन अंडरग्राउंड माइंस में डंपर चलता है, आपको पता है कि नहीं, मेटल माइंस में अंडरग्राउंड में डंपर चलता है, 60 टन 40 टन का डंपर, वो भी 10-12 नहीं, 40 टन 60 टन का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZ राजस्थान में, मुझे ISM से वहां पे 10 दिन के लिए भेजा गया था रिसर्च वर्क के लिए। जब हम ISM से वहां रिसर्च वर्क के लिए गया था ना, मतलब राजस्थान में, मैं कुछ फोटोज भेज दूंगा आपको, देख के हैरत करोगे। तो माइंस के अंदर ना वहां पे डंपर चल रही, माइंस में डंपर जाता था। हम लोग के लिए कुछ PSU बोल के शायद कोई गाड़ी था, ठीक है, PSU शायद नहीं, एग्जैक्टली शायद मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ, अभी ध्यान में नहीं। तो एक गाड़ी आती थी, उस गाड़ी में हम लोग बैठ के जाते थे, तो गाड़ी में हम लोग बैठ के फेस तक चल जाते थे, ठीक है, तो बड़ा मजेदार रहता था वो। अच्छा ठीक है, और क्या आ रहा है, डेक्लाइन हो गया। कोरिंग, कोरिंग का मतलब होता है वो बोरिंग और कोरिंग। देखो, कोरिंग के लिए होता है कोर बैरल होता है, इस तरह से होलो पाइप होता है, और इसके नीचे डायमंड ड्रिल बीट होता है, होलो वाला। ये होलो है, पूरा का पूरा क्या है, होलो पाइप है, अंदर में खाली है। तो इस तरह से जब इसको मिट्टी में काटोगे ना, इसके अंदर क्या होगा, जो मिट्टी का कटा हुआ पार्ट है इसमें जमा हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरिंग। जो मिट्टी को काट के अंदर में मिट्टी को जमा कर लेता है गोल गोल करके, इसको बोलते हैं कोरिंग। मैं इसका फोटो, या कोई भी ग्रुप में लड़का फोटो इसका भेज देना, कोर सैंपल कैसा होता है। और अगर मान लो कि हम लोग डायरेक्ट केवल मिट्टी को काट के हम लोग हटा दे रहे हैं वहां से, जैसे चापाकल में जो होता है, उसको हम लोग बोलेंगे बोरिंग, ठीक है। हाँ, क्या है सवाल? स्ट्रिपिंग रेशियो कौन पूछ रहा है? स्ट्रिपिंग रेशियो, स्ट्रिपिंग रेशियो का मतलब होता है कि स्ट्रिपिंग रेशियो बोलता है कि 1 टन कोयला निकालने के लिए कितना मीटर क्यूब ओबी को रिमूव करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है। 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना मीटर क्यूब ओबी हटाना पड़ता है, उसको स्ट्रिपिंग रेशियो बोला जाता है। वेरी गुड कुंदन। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट, अगर डिग्री से अगर किसी चीज को ग्रेडियंट में चेंज करना हो, या ग्रेडियंट से डिग्री में चेंज करना हो, जैसे मान लो सपोज 1 इन, ठीक है, मैं बोलता हूं 1 इन, 1 इन मान लेते हैं 14 है, ठीक है, 14 ग्रेडियंट। इसको डिग्री में अगर चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, 56 डिवाइडेड बाय 14, बस जो आएगा उतना डिग्री, 14 जो 56, 4 डिग्री, ठीक है। इस तरह से 56 से डिवाइड करना है, यानी 1 इन, ठीक है, x बराबर क्या होगा, 56 डिवाइडेड बटा x, ये फॉर्मूला होता है। 56 से डिवाइड कर दोगे आपका आ जाएगा डिग्री में, ये डिग्री में आ जाएगा इस तरह से। और उल्टा भी हो जाएगा, मतलब अगर तुम्हारा डिग्री में है तो 56 से डिवाइड करो, ग्रेडियंट में आ जाएगा। मेन राइडर होगा सर, मेन राइडर, हम मेन राइडर के बारे में अभी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें जानेंगे मेन राइडर क्या होता है। मेन राइडर में आपको सारा कुछ आएगा, मेन राइडर आएगा, लोकोमोटिव वगैरह सब पढ़ेंगे उसी में हम लोग। डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? हाँ, मैं बोला ना कि जो पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग जो है ना हम लोग करेंगे कल क्लास में, कल हम लोग जानेंगे, तो उसको तो कल पढ़ाना ही वैसे, तो ये एक लाइन का वर्ड है नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग में पैनल क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कोयला क्यों काटना होता है, फायर कैसे लग जाती है, फायर डिप्लेरिंग में क्यों लगता है, फायर लग जाएगा तो तुम प्रैक्टिकली क्या करोगे ताकि तुम्हारे ऊपर ओवरमैन एज ए माइनिंग सरदार ब्लेम ना आए, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तुम्हारा ड्यूटी क्या रहेगा उस समय फायर लगने के समय, बहुत सारा बात है, तुम अपने आप को कैसे बचाओगे। एक घटना न्यू इन द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 1999 1999 घटना है, पूरा शिफ्ट का आदमी मर गया था, उस कहानी को जानेंगे हम लोग, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीख रहे हैं सर आपके क्लास में, प्रैक्टिकल पूरा क्लियर हो जा रहा है। अरे हाँ ठीक है, सही है। और क्या है? बेस्ट फॉर्मूला है सर, सही है। फुल फॉर्म ऑफ BESR, अरे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, और तुम बता रहे हो सबको। सर अंडरग्राउंड में डीजल इंजन चलाने का कोई इग्निशन, हाँ इग्निशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं सूर्यजीत नहीं, वो डिपेंड करता है, परमिशन लेना होता है। डीजल लोकोमोटिव चला, उसमें ऐसा मत सोचो कि मतलब क्या बोलता है कि पूरा फेस में लेके चल जाता है, फेस से दूर रखना पड़ता है।
लेडीज एम्प्लॉय ड्यूटीज टाइम टेबल अंडरग्राउंड ओपन कास्ट, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ओम प्रकाश। ये 1-2 मिनट का सवाल नहीं है, थोड़ा लंबा सवाल है, कल के क्लास में हो सकता है हम लोग कर दें। देखो ओपन कास्ट में फिक्स है, ओपन कास्ट में फिक्स नहीं है, ओपन कास्ट में 24 आवर है, लेकिन अंडरग्राउंड में फिक्स है। ठीक है सर, आप राजस्थान गए थे ना, उसमें जो व्हीकल से जाए उसी को वो बोल रहा है कि मेन राइडर होगा सर। नहीं नहीं, मेन राइडर वो नहीं है, वो मेन राइडर नहीं था, वो अलग तरह का था। मेन राइडर ना अलग होता है, मेन राइडर में ना रोपवे होता है, रोपवे के जरिए लोग जाते हैं। ठीक है, मेन राइडर वो नहीं होता है। 6 to 7 AM, 6 to 7 AM सही है। मतलब अंडरग्राउंड में 6 to 7 PM तक काम करा सकते हो, सुबह 6 से शाम 7 बजे तक, लेकिन ग्रुप में होगा। ठीक है, ग्रुप में होगा। कितने ग्रुप में रहेंगी महिलाएं? जल्दी से, एक ग्रुप में कितने रहेगी? कम से कम 3 महिलाएं रहनी चाहिए। उन लोगों से कौन सा काम लिया जा सकता है महिलाओं से अंडरग्राउंड में? जल्दी से, फिजिकल वर्क होगा कि नहीं? सुपरविजन, और सुपरविजन एक सही है। फिजिकल वर्क नहीं चलेगा, मैनेजरियल और टेक्निकल, ये 3 काम लिया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा, जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है ना, पूरा जानेंगे कि क्या है नहीं है। देखो सब चीज, देखो एक सवाल होता है ना जो डेटाबेस होता है। देखो एक सवाल मैं बताता हूं, सवाल कुछ टाइप्स है। एक सवाल है कि सर थोड़ा लॉन्ग वॉल बता दीजिए, तो तुम तो पूछ दिया सर थोड़ा लॉन्ग वॉल बताइए, तो लॉन्ग वॉल थोड़ा है, बताओ लॉन्ग वॉल तुमको लग रहा है लॉन्ग वॉल? लॉन्ग वॉल के बारे में जानोगे ना, लॉन्ग वॉल के बारे में बताता हूं मैं, सुन लो ध्यान से। लॉन्ग वॉल जब पढ़ेंगे तो लॉन्ग वॉल में, लॉन्ग वॉल फेस अरेंजमेंट, जिसमें AFC, DERD, SERD, सिंगल एंडिंग रेंजिन ड्रम, डबल एंडिंग रेंजिन ड्रम, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, स्टेज लोडर, चेन कन्वेयर, ठीक है, इसके अलावा बेल्ट कन्वेयर, ठीक है, पूरा फेस का सेटअप, हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट, ठीक है, पावर सपोर्ट, सॉरी हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट, और इधर तुम्हारा 40 टन हाइड्रोलिक सपोर्ट। इसके अलावा सिल्वेजिंग ऑपरेशन, जेट टाइम माइनिंग मेथड, एक लॉन्ग वॉल से दूसरा लॉन्ग वॉल में जो जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सेल्वेजिंग उसको बोलते हैं। ये सारा चीज को जानना पड़ेगा। उसमें सपोर्ट कैसे करते हैं, फेस में कटिंग क्या होता है, वन वेव कट क्या होता है, हाफ वेव कट क्या होता है, ठीक है, उसका पावर क्या होता है, ये सब चीज के बारे में जानना पड़ेगा। तुम तो बोल दिया सर लॉन्ग वॉल थोड़ा बता दीजिए, तुम बताओ क्या पॉसिबल है? एक इतना सा सवाल छोटा होता है ना, उसका डिस्क्रिप्शन मेरे पास बहुत बड़ा है हर चीज का, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो टॉपिक को अगर अच्छा से जानना चाहते हो ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हर चीज के बारे में। अभी आप लोग क्लासेस में एकदम न्यू हो, फ्रेश हो, तो थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये चीज जैसे जैसे 15-20 दिन 40 दिन गुजर जाएगी ना, तो आपको मजा आ जाएगा सबके बारे में। अंडरग्राउंड में जाने के लिए बैटर लोकोमोटिव इंजन से जाना जाता है सर, बैटरी लोकोमोटिव, हाँ सही है। कल क्लास नहीं लेंगे भाई, कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, नेक्स्ट सैटरडे को ले लेंगे, इस वीक सैटरडे को ले लेंगे, ठीक है। कल क्लास रहने दो एक दिन, कल थोड़ा सा मैं प्लानिंग करूंगा। एक्चुअली बाबू रियली मैं बात बताऊं, अभी 2 दिन में पढ़ाया ना, तो मैं अपना नोट्स देखने का समय नहीं था। पता लास्ट 7:30 पौने 8 बजे तक बच्चे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज सर मुझे जोड़ दीजिए, मुझे जोड़ दीजिए सर, आज मुझे क्लास करना है। ऐसा हो रहा था लास्ट 7:30-8 बजे तक मैं बच्चों को जोड़ रहा था क्लासेस में। आप तो देखे होगे मैसेज सब, मैं ग्रुप में ऐड कर रहा था, उसमें बच्चे लोग जुड़ रहे थे। मेरे पास सच में टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए एकदम स्पेशली तरीके से पढ़ाई करके पढ़ के आऊं। मेरे पास पुराना का जो दिमाग में था ना, वही सब मैं पढ़ाया हूं। एक बार आप मुझे पढ़ने दो, फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप देखना कि और क्लासेस का लेवल जो है ना, और क्लासेस का लेवल और इंप्रूव हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। मुझे अपना नोट्स पुराना वाला खोल के देखने का समय नहीं मिला यार, नहीं मिला टाइम कि कब देखेंगे, ऐसा हो गया। अब आपको क्लास में लाइव आने के बाद में अपना क्या बोलते हैं सेटअप को किया आज, पता है। चलो ठीक है, ठीक है, आज क्लास यही रहने देते हैं। बाय, गुड नाइट। हाँ, क्लास का रूटीन क्या होगा, क्लास का रूटीन का फोटो आपको मिल जाएगा। इस वीक चूंकि क्या हुआ था ना, इस वीक में आपको पता है कि क्लासेस स्टार्ट हुई न्यू बैच, तो मैं कोशिश किया कि मैक्सिमम क्लास आपको मिले। तो मैक्सिमम क्लास जैसे आपको मिले कि उसके लिए क्या था इस वीक क्या हुआ ना कि मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे छुट्टी, थर्सडे और फ्राइडे क्लास होना था बाबू। लेकिन आप देखे कि क्लासेस तो स्टार्ट हुई आपका देर से। क्लासेस 1 तारीख को जब स्टार्ट हुआ तो बुधवार को ही तो क्लास स्टार्ट हुई थी। तो बुध बृहस्पति आज पढ़ा दिया, कल शुक्रवार छोड़ दो, शनिवार को क्लास कर देंगे। यानी इस वीक कम से कम 3 दिन क्लास तो हो ही जाएगा। 4 दिन तो इस वीक पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसे भी स्टार्ट हम लोग 2 दिन बाद किए थे, तो 3 तो क्लास इस वीक ले ही लेंगे कम से कम, ठीक है। और कोशिश करेंगे अगर आप लोग का रिव्यू रहा, व्यू रहा, टेलीग्राम में अगर अच्छे से सब लोग रिप्लाई दिए कि सर यूट्यूब में सर एक बार आइए लाइव,
तो यूट्यूब में भी एक दिन लाइव आके मैं आप लोग सब फिर से जुड़ जाऊंगा संडे को, ठीक है। तो दोनों का दोनों चीज हो जाएगा। अगर लेकिन रिप्लाई ठीक ठाक रहा तो कि हाँ सर यूट्यूब में एक बार आइए ना सर, संडे के दिन, संडे फ्री रहते हैं, तो अगर ऐसा रहा तो फिर मैं संडे को जुड़ने का प्रयास करूंगा यूट्यूब, ठीक है। तो सैटरडे को क्लास हो जाएगा और संडे को होगा तो संडे भी उधर हो जाएगा। अब बाय, गुड नाइट सभी को। चलो बाय, गुड नाइट।